डॉक्टर त्रिषा के परिवार में उसके पापा सुभाष सिंह जो कि वकील हैं, उसकी दादी उसकी छोटी बहन रिया है, जिसे त्रिषा छोटी या छुटकी बुलाती है। त्रिषा ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई देहरादून के हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से की। अब त्रिषा शिवराज हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आज डॉक्टर त्रिषा के पास एक लड़की पूजा अपना चेकअप कराने आई। त्रिषा उसे उसकी रिपोर्ट देते हुए बोली, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। पूजा त्रिषा से बोली, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप इस त्रिषा पूजा की बात को रोकते हुए बोली, जैसी उम्मीद तुम मुझसे कर रही हो, मैं वैसा नहीं कर सकती। और तुम्हें ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे पति या तुम्हारे ससुराल में इस बच्चे से किसी को कोई परेशानी है? तो पूजा बोली, मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। अब वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इतना सुनते ही त्रिषा को गुस्सा आ गया और एक जोरदार थप्पड़ पूजा के गाल पर जड़ दिया। तभी पीछे से आवाज आई, ये क्या तरीका है? एक डॉक्टर होकर आप ऐसा व्यवहार करेंगी तो कोई भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं करेगा। ये आवाज डॉक्टर विवान की थी। तिरसा जैसे ही पीछे पलटी तो विवान उसे देखता ही रह गया। तिरसा सुंदर और मासूम दिखती थी। तिरसा विवान से बोली, भरोसे की बात तो आप रहने ही दीजिए। जो इस लड़की ने किया, इसके मम्मी पापा कभी इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। फिर तिरसा पूजा पर बरसते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे वो तो लड़का है, लड़कों ने तो इंसानियत खो ही दी है। वो तो लड़कियों को एक खिलौना समझते हैं, जब तक मन किया खेले और जब मन किया फेंक दिया। पर तुम तो लड़की हो ना, कैसे अपनी हद भूल गई तुम? तुमने क्यों अपना मजाक बनने दिया? क्यों नहीं रोका उसे? कम से कम एक बार तो सोचा होता कि जिस रास्ते में इतनी आगे बढ़ रही हो, वो तुम्हारे विश्वास के लायक भी है या नहीं। तुम्हारी इस गलती की सजा अब तुम्हारे साथ साथ उस बच्चे और तुम्हारे मम्मी पापा को भी मिलेगी। विवान दूर खड़ा त्रिषा की बातें सुन रहा था। त्रिषा पूजा से बोली, जाओ और जाकर उस लड़के से बात करो। पूजा रोते हुए त्रिषा से बोली, वो नहीं मानेगा। त्रिषा ने कुछ सोचने के बाद पूजा से कुछ कहा। पूजा त्रिषा की बात सुनकर मुस्कुरा दी और अपनी रिपोर्ट लेके चली गई। पूजा के जाने के बाद त्रिषा विवान से बोली, वैसे आप कौन? तो विवान बोला, मैं डॉक्टर विवान। त्रिषा विवान से बोली, आप सुरभि के भाई हो ना? तो विवान बोला, हाँ। त्रिषा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी डॉक्टर विवान, मुझे पता नहीं था कि आप। इतना बोलकर रुक गई त्रिषा। विवान त्रिषा से बोला, कोई बात नहीं, और वहां से अपने केबिन में चला गया। त्रिषा और विवान के केबिन आमने सामने थे। थोड़ी देर बाद विवान के केबिन में एक आवाज आई, गुस्सा करना तो तुम्हें याद रहता है डॉक्टर विवान, बस एक दोस्त से ही मिलना भूल जाते हो तुम। ये आवाज डॉक्टर तरुण की थी, विवान का दोस्त और इसी हॉस्पिटल में बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। विवान तरुण को गले लगाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस हॉस्पिटल में पहले दिन ही ऐसा स्वागत हुआ कि तुझसे मिल ही नहीं पाया। तरुण विवान से बोला, ऐसा क्या हो गया था जो तू डॉक्टर त्रिषा पर इतना गुस्सा हो रहा था? त्रिषा के केबिन में जो कुछ हुआ वो सब विवान ने तरुण को बताया और फिर तरुण से बोला, वैसे ये डॉक्टर त्रिषा है कौन? तो तरुण बोला, डॉक्टर त्रिषा सुरभि दीदी की जूनियर है, अभी 4 दिन पहले ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। तभी पीछे से एक और आवाज आई, आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। ये आवाज डॉक्टर सुरभि की थी। तो विवान बोला, ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो डॉक्टर सुरभि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर सुरभि विवान से बोली, डॉक्टर त्रिषा मेरी जूनियर है, हम दोनों ने एक ही कॉलेज से एमबीबीएस किया है और अभी 5 दिन पहले हमारी ही हॉस्पिटल में मेरी उससे मुलाकात हुई। वो अपने पापा के साथ आई थी चाचा जी डॉक्टर अशोक के पास। डॉक्टर त्रिषा भी मेरी ही तरह स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है और बहुत अच्छी डॉक्टर है। अब मैं तो शादी के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, तो हॉस्पिटल के एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी तो डॉक्टर त्रिषा को ही रख लिया। इतना बोलकर सुरभि विवान से बोली, इतना काफी है या और कुछ बताऊं? तो विवान सुरभि के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बस करो दीदी, इतना तो मैं अपने बारे में भी नहीं जानता जितना आपने डॉक्टर त्रिषा के बारे में बता दिया। विवान की बात सुन तरुण और सुरभि दोनों मुस्कुरा दिए। शाम को जब सुरभि और विवान घर पहुंचे तो विवान की मम्मी दोनों से बोली, जल्दी मुंह हाथ धुलकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। खाना देखते ही सुरभि चिढ़ते हुए अपनी मम्मी से बोली, अच्छा तो आज सारा खाना विवान की पसंद का है। विवान की मम्मी विवान का सिर सहलाते हुए बोली, क्यों नहीं बनाती इसकी पसंद का खाना? मेरा बेटा 5 साल बाद घर आया है। विवान ने डॉक्टर पढ़ाई अमेरिका से की थी। तभी विवान की चाची सुरभि से बोली, अब तो तुम अपना लाड़ प्यार भूल जाओ सुरभि,
तो सुरभि मुंह बनाते हुए बोली, हाँ आप सही कह रही हो चाची जी। विवान अपनी चाची जी से बोला, आज चाचा जी देर से घर आएंगे। विवान के परिवार में उसकी दादी, उसकी मम्मी, उसके चाचा जी डॉक्टर अशोक, उसकी चाची जी, उसके चाचा जी का बेटा और उसकी बहन सुरभि थे। इनका अपना हॉस्पिटल है, शिवराज हॉस्पिटल। शिवराज विवान के दादाजी का नाम था। अगले दिन सुरभि त्रिषा के पास उसके केबिन में आई और बोली, 5 दिन बाद 12 दिसंबर को मेरी सगाई है और तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ आना है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों डॉक्टर तरुण के केबिन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा कि डॉक्टर तरुण अपना सर पकड़े बैठे हैं और एक 5 साल का बच्चा उन्हें देखकर बहुत तेज तेज रो रहा है और उसकी मम्मी चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। ये सब देखकर त्रिषा और सुरभि को हंसी आ गई। सुरभि ने हंसते हुए तरुण से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर तरुण? तरुण सुरभि से बोला, हाँ हाँ हंस लो तुम दोनों, एक तो इस बच्चे ने रो रो कर सिर में दर्द कर दिया है। त्रिषा बोली, पर हुआ क्या डॉक्टर? तो तरुण बोला, जब से इंजेक्शन में दवाई डाली है तब से मुझे देखकर रोए जा रहा है और जब मैं इंजेक्शन लगाने के लिए इसके पास गया तो और तेज चीख चीख कर रोने लगा। अभी इंजेक्शन लगाया नहीं है तो ये हाल है इसका, अगर लगा दिया तो पता नहीं क्या करेगा। त्रिषा हंसते हुए बोली, मैं देखती हूँ इसे। तब तक विवान भी तरुण के केबिन में आ गया। त्रिषा उस बच्चे के पास गई और उस बच्चे को एक चॉकलेट दी और फिर उसे खिड़की के पास लेकर बैठ गई। त्रिषा उस बच्चे को बाहर सड़क पर चलती हुई गाड़ियां दिखा रही थी और उससे बातें कर रही थी। बच्चा चुप हो गया था। बातें करते हुए त्रिषा ने तरुण को इशारा किया बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए। तरुण ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। विवान बहुत ध्यान से त्रिषा को देख रहा था। उस बच्चे के जाने के बाद तरुण त्रिषा से बोला, थैंक यू डॉक्टर त्रिषा, जो आपने मुझे इस आफत से बचा लिया। त्रिषा तरुण की बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर सब अपने अपने केबिन में चले गए। 5 दिन बाद सुरभि की सगाई का दिन भी आ गया। सगाई वाले दिन सुरभि ने त्रिषा को फोन कर घर जल्दी बुला लिया था। त्रिषा जब घर पहुंची तो उसने डाइनिंग रूम में विवान और तरुण को देखा। उन दोनों के अलावा उसे घर में कोई और नजर नहीं आया। तो उसने आश्चर्य से तरुण से सबके बारे में पूछा तो तरुण ने सुरभि के रूम की ओर इशारा कर दिया। त्रिषा जब सुरभि के रूम में पहुंची तो देखा सुरभि ने सब घर वालों को अपने रूम में बुला रखा था और बेड पर कपड़ों का बाजार लगा रखा था। त्रिषा को देख सुरभि बोली, अच्छा हुआ त्रिषा जो तुम आ गई। देखो ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं और क्या नहीं। त्रिषा शरारती लहजे में सुरभि से बोली, दीदी मैंने सुना है आज आपकी सगाई है। सुरभि ने उसे आश्चर्य से देखा तो त्रिषा हंसते हुए बोली, आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आप किसी जंग पर जा रही हो और आपको ये ही समझ नहीं आ रहा हो कि लड़ाई शुरू कहाँ से करनी है। सुरभि ने जब गुस्से में त्रिषा को देखा तो त्रिषा अपने कान पकड़कर माफी मांगने लगी और सबसे बोली, आप सब जाइए, मैं दीदी को तैयार कर दूंगी। त्रिषा की बात सुन सुरभि की दादी बोली, अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गई, हमारी जान छूटी इससे। दादी की बात सुन सब मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल गए। त्रिषा ने सब कपड़ों को ध्यान से देखा और एक पिंक कलर का लहंगा सुरभि को देते हुए बोली, आज आप इसे पहनेंगी। त्रिषा ने सुरभि को तैयार कर दिया। सुरभि ने जब खुद को आईने में देखा तो खुशी से चहकते हुए त्रिषा को गले से लगा लिया और त्रिषा से बोली, अब तुम भी तैयार हो जाओ। त्रिषा जब तैयार होकर नीचे आई तो सब उसे देखते ही रह गए। त्रिषा ने आसमानी रंग का गाउन पहना था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। त्रिषा घर के काम में सबकी मदद कर रही थी। त्रिषा और हर्ष, विवान के चाचा का बेटा, जब घर के बाहर की सजावट का काम कर रहे थे तो विवान बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा था। उसकी नज़र जब त्रिषा पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। चाह कर भी वो अपनी नज़र त्रिषा से नहीं हटा पा रहा था और त्रिषा को देखता हुआ ही चल रहा था। अचानक विवान किसी सामान से टकराकर गिर गया। उसे गिरता देख त्रिषा और हर्ष को हंसी आ गई। उन दोनों के साथ साथ काम करने वाले सभी लोग हंसने लगे। विवान ने जब सबको घूर कर देखा तो सब चुप हो गए, लेकिन त्रिषा और हर्ष की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो दोनों अभी भी मुस्कुरा रहे थे। त्रिषा विवान के पास आई और सॉरी बोलते हुए विवान को उठाने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। विवान ने त्रिषा का हाथ नहीं पकड़ा और खुद ही उठ गया। त्रिषा को मुस्कुराता देख विवान भी मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। कहीं ना कहीं विवान को भी अपने पागलपन पर हंसी आ रही थी। तरुण ने ये सब अंदर से देख लिया था और वो भी विवान के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। विवान को मुस्कुराता देख तरुण गाना गाने लगे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।
तरुण को गाना गाते देख विवान झेप गया और तरुण से बोला, ये सब क्या है तरुण? तो तरुण बोला, ये तो तुम खुद से पूछो, देखते कहीं हो और चलते कहीं हो। तो विवान तरुण से नजरें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ऐसा नहीं है? ये आवाज विवान की दोस्त माही की थी, जो उसके ही पड़ोस में रहती थी। विवान ने जब पीछे देखा तो माही से बोला, अरे माही तुम कब आई? तो माही बोली, ये सब छोड़ो और जल्दी नीचे चलो, दीदी के ससुराल वाले आ गए। और फिर बिबान और तरुण माही के साथ नीचे चले गए। सगाई की सारी रस्में अच्छे से हुई। सुरभि के ससुराल वालों के जाने के बाद त्रिषा सुरभि से बोली, अच्छा दीदी, अब मैं भी चलती हूँ। सुरभि त्रिषा से बोली, तुम इतनी रात में अकेले कैसे जाओगी? बिबान की मम्मी बिबान से बोली, जा बिबान, तू छोड़ा त्रिषा को घर। बिबान और त्रिषा दोनों घर के लिए निकल गए। घर जाते समय रास्ते में त्रिषा ने बिबान से उस पर हंसने के लिए उसे सॉरी कहा, तो बिबान बोला, कोई बात नहीं, हो जाता है। और दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। इधर सब बिबान के घर में त्रिषा की ही बातें कर रहे थे, पर त्रिषा के बारे में बातें सुन माही को त्रिषा से चिढ़ हो रही थी। अगले दिन हॉस्पिटल में सुरभि, बिबान, तरुण, त्रिषा सब सुरभि के केबिन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक नर्स वहां आई और त्रिषा से बोली, मैडम आपसे मिलने कोई आया है। त्रिषा जैसे ही जाने लगी, सुरभि ने उसे रोक लिया और नर्स से बोली, जो भी है उसे अंदर ही भेज दो। जी मैडम, बोलकर नर्स चली गई। तभी हाथ में मिठाई का डब्बा लिए एक लड़की अंदर आई। उस लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। त्रिषा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, पूजा तुम्हारी शादी कब हुई? पूजा बोली, कल। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। पूजा त्रिषा को मिठाई का डब्बा देते हुए बोली, आपको मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। पूजा की बातें सुन सुरभि ने आश्चर्य से बिबान से इशारे में पूजा के बारे में पूछा, तो विवान ने सुरभि को सारी बात बताई। पूजा त्रिषा से मिलकर चली गई। पूजा के जाने के बाद सुरभि त्रिषा से बोली, तुमने ये सब कैसे किया, हमें भी तो बताओ। त्रिषा बोली, मैंने कुछ नहीं किया दीदी, पूजा से उस लड़के से उसकी ही भाषा में बात करने को कहा मैंने। सुरभि बोली, मतलब? तो त्रिषा बोली, दीदी वो एक लड़का नेता का था और उसे अपनी इज्जत और झूठी शान शौकत बहुत प्यारी थी। पूजा और अपने बच्चे को अपनाने में उसकी इज्जत कम हो रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इन दोनों का क्या होगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। तो हमने भी उससे उसकी ही भाषा में बात की। मैंने पूजा से कहा कि तुम उसे मिलने बुलाओ, नहीं आए तो तुम उसके घर पहुंच जाना, डरना बिल्कुल मत, वो कुछ नहीं करेगा। पूजा ने वैसा ही किया। जब वो पूजा से मिलने नहीं आया तो पूजा उसके घर पहुंच गई और घर के बाहर से ही उसे फोन कर कर बाहर बुला लिया। फिर पूजा ने उससे शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। तब पूजा ने उससे कहा, अगर उसने उसके बच्चे और उसे नहीं अपनाया तो वो आत्महत्या कर लेगी और सुसाइड नोट में लिख देगी कि उसकी आत्महत्या करने की वजह तुम और तुम्हारा परिवार है। ये आत्महत्या करने से पहले वो पुलिस को सारी बात बता देगी। फिर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा तुम खुद ही सोचो। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब मैं तुम्हारे घर तक आ सकती हूँ तो ऐसा भी कर सकती हूँ। फिर क्या उस लड़के ने अपने घर में सबसे बात की। पहले तो उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, पर जब उन्हें बच्चे के बारे में बताया तो समझाने पर मान गए और दोनों की शादी हो गई। तरुण बोला, पर अगर अब उस लड़के ने पूजा को नुकसान पहुंचाया तो त्रिषा बोली, मैंने इसका भी इंतजाम कर दिया है। वो विवान से बोला, वो कैसे? तो त्रिषा बोली, मैंने पूजा से बोल दिया था कि वो उस लड़के से एक पेपर पर लिखवा ले कि अगर शादी के बाद उसे या उसके बच्चे को कुछ हुआ भी तो उसका जिम्मेवार वो या उसका परिवार होगा। और उस पेपर की एक कॉपी अपने पास रखे और एक अपने परिवार वालों के पास। तरुण बोला, वाह डॉक्टर त्रिषा, मानना पड़ेगा आपको, क्या खेल खेला है। तो त्रिषा बोली, क्या करते, उस लड़के ने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो सुरभि बोली, पर त्रिषा, आत्महत्या करना तो अपराध है, तुमने उसे ऐसा करने को क्यों कहा? तो त्रिषा बोली, दीदी मैं पूजा को ऐसा कुछ भी नहीं करने देती। वो तो उस लड़के को डराने के लिए किया, क्योंकि जब पूजा ने मुझे उसके बारे में बताया तो मैंने उसकी कमजोरी पकड़ ली। विवान बोला, अगर वो नहीं मानता? तो त्रिषा हंसते हुए बोली, तो हम उसे घर से उठा लेते और सिर पर बंदूक रखकर पूछते कि ये बोल करेगा शादी या नहीं। त्रिषा की बात सुन सब हंसने लगे। अगले दिन माही विवान से मिलने हॉस्पिटल आई और विवान से नाराजगी जताते हुए बोली, क्या विवान, हम इतने समय के बाद मिले हैं, एक दूसरे को 5 साल बाद देखा है हमने, और तुम हो कि जब से आए हो बस काम में ही व्यस्त हो, तुमने मुझसे सही से बात भी नहीं की है। तो विवान बोला, सॉरी माही, हॉस्पिटल में काम ही इतना है कि बात करने का समय ही नहीं मिला। अब बोलो, अब करो बात।
तो माही बोली, नहीं यहाँ नहीं, चलो मूवी देख कर आते हैं। बिबान बोला, माही तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मूवी देखना पसंद नहीं। माही बोली, ठीक है नहीं जाते मूवी। बिबान और माही काफी देर तक बातें करते रहे, पर बिबान को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो बात करना चाहता है। कुछ देर बात करने के बाद बिबान बोला, माही मुझे कुछ पेशेंट को देखने जाना है। माही बोली, ठीक है मैं भी घर जाती हूँ, फिर मिलेंगे, बोलकर चल दी। अचानक माही का पैर मुड़ गया और वो तेजी से चिल्लाई, आह मेरा पैर। बेबान माही का पैर देखते हुए बोला, क्या हुआ माही? माही बोली, शायद मोच आ गई है। बेबान ने माही को चेयर पर बिठाया और उसके पैर का चेकअप करने लगा। बेबान माही का पैर ठीक कर रहा था और माही तेज तेज चीख रही थी। माही की आवाज सुनकर सुरभि, तरुण, तृषा सब बेबान के केबिन में आ गए। सबके केबिन आसपास ही थे, बस चाचा जी का केबिन सबसे अलग था। सुरभि ने आते ही पूछा, माही तुम कब आई और क्या हुआ? माही उदास लहजे में बोली, पैर में मोच आ गई। तो बेबान बोला, पर माही मुझे तो तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक लग रहा है। तिरसा बहुत ध्यान से माही को देख रही थी और अचानक तेजी से चीखी, कॉकरोच। तिरसा की बात सुनकर सब हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे और माही मेज पर चढ़कर खड़ी हो गई और बोली, कहाँ है कॉकरोच? सब माही को आश्चर्य से देख रहे थे। तभी तिरसा मासूमियत से कुछ सोचते हुए शरारती लहजे में बोली, लगता है ये कॉकरोच भी डॉक्टर था। सुरभि ने हैरानी से तिरसा से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तिरसा हंसते हुए बोली, जो काम डॉक्टर बिवान नहीं कर पाए वो कॉकरोच ने कर दिया। उसे पता था माही जी का पैर कैसे ठीक हो सकता है, इसलिए वो आ गया। तरुण हंसते हुए बोला, तुम भी ना डॉक्टर तिरसा कुछ भी। सब तिरसा की बात पर मुस्कुरा रहे थे। माही शर्मिंदगी से सबको सॉरी बोलते हुए वहां से चली गई। तरुण और सुरभि भी चले गए। तिरसा जैसे ही जाने लगी, बिबान ने उसे रोक लिया और बैठने का इशारा किया। बिबान अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ तिरसा से बोला, आपको कैसे पता चला कि माही नाटक कर रही थी? तिरसा बोली, उन्हें तो देखकर ही लग रहा था कि वो नाटक कर रही हैं। बिबान मुस्कुराकर तिरसा से बोला, वो कैसे? तो तिरसा बोली, जब आप माही जी का पैर चेक कर रहे थे तो वो आपको ही देख रही थी, और जब आप उनकी ओर देखते तो वो तेज तेज चीखने लगती। तो मैं समझ गई कि वो नाटक कर रही हैं। और वैसे भी जिसे सच में दर्द होता है उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं, पर माही जी तो बिल्कुल सामान्य थी। विवान तिरसा के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, आप ग्रेट हैं डॉक्टर तिरसा। तिरसा इतराते हुए बोली, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। दोनों काफी देर बातें करते रहे और फिर तिरसा अपने केबिन में चली गई। तिरसा सुरभि से बोली, दीदी आज मुझे जल्दी घर जाना है, मेरी बहन का जन्मदिन है। सुरभि बोली, ठीक है पर ध्यान से जाना, मौसम बहुत खराब है आज। तिरसा बोली, ठीक है। बिबान और तरुण ने सुरभि और तिरसा की बातें सुन ली थी। बिबान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तिरसा का घर जल्दी जाना। बिबान को ऐसे हैरान परेशान देखकर तरुण बिबान को अपने साथ लेकर चला गया। बिबान ने उससे बहुत पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर वो कुछ नहीं बोला। तिरसा जब अपनी बहन के लिए गिफ्ट और बर्थडे का सामान लेकर घर जा रही थी तो तिरसा के पास से एक बाइक निकली, जिसकी वजह से सड़क पर पड़े पानी के छींटे तिरसा पर आ गई। तिरसा गुस्से में उस बाइक वाले से बोली, भगवान ने आंखें सिर्फ चश्मा पहनने के लिए नहीं दी हैं, इनसे देखा भी जाता है। आंखें बंद करके बाइक चला रहे हो क्या? तिरसा की बात सुन वो लड़का रुक गया और अपना चश्मा हटाकर तिरसा को घूरने लगा। तो तिरसा उस लड़के से बोली, घूर क्या रहे हो? सड़क पर पड़ा पानी नहीं दिखता? तुम्हारे पास बाइक है, इसका मतलब ये नहीं तुम पैदल चलने वालों पर अपनी बाइक से कीचड़ उछालोगे। तिरसा की बात सुन उस लड़के ने तिरसा को जवाब देने के लिए जैसे ही अपनी बाइक घुमाई तो तिरसा ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसकी बाइक के टायर पर दे मारा। पत्थर टायर के नीचे आने से उस लड़के की बाइक फिसल गई और वो लड़का बाइक के साथ कीचड़ में गिर गया। उस लड़के के गिरने के बाद तिरसा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, जैसे को तैसे। तिरसा के पास खड़े एक फल बेचने वाले अंकल तिरसा से बोले, सही किया बेटा, ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। तो तिरसा बोली, हाँ अंकल, ये आजकल के लड़के घर से बाइक लेकर ऐसे निकल जाते हैं जैसे सड़क इन्होंने अपने नाम करा ली हो। तिरसा को गुस्से में बोलता देख तरुण ने थोड़ी ही दूर पर गाड़ी रोक दी थी और तिरसा की हरकतें देख रहे थे। तिरसा की बातों पर तरुण को तो हंसी आ रही थी, पर विवान अपना सिर पकड़े बैठा था कि ये लड़की क्या कर रही है। तिरसा गुस्से में बड़बड़ाते हुए चल रही थी कि तभी पीछे से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही तिरसा गुस्से से पलटते हुए बोली, अब कौन है बे? जैसे ही पीछे पलटी, बिबान और तरुण को देखकर झेप गई तिरसा। बिबान गाड़ी से बाहर निकला और तिरसा से बोला, अब क्या ऐसे ही कार्टून बनकर चली जाओगी घर? चलो गाड़ी में बैठो।
तिरसा गाड़ी में बैठ गई और तीनों तिरसा के घर की ओर चल दिए। विवान तिरसा से बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़के पर इतना गुस्सा करने की? बिना मतलब किसी से पंगा लेना जरूरी है क्या? तो तिरसा बोली, तो मैं क्या करती? वो देख कर नहीं चला सकता था बाइक, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। तो विवान बोला, उसके पास दिमाग नहीं है तो तुम भी उसके साथ पागल बनोगी? कुछ तो समझदारी दिखाओ। तुम एक डॉक्टर हो, पागल के साथ पागल नहीं बना जाता तिरसा। और अगर तुम्हें ऑटो नहीं मिल रहा था तो मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी? मैं आ जाता तुम्हें लेने। और दीदी ने तुमसे कहा भी था कि मौसम खराब है, ध्यान से जाना। विवान बस गुस्से से बोले जा रहा था और तिरसा चुप सुन रही थी। और तरुण मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि विवान को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तीनों तिरसा के घर पहुंच गए। तिरसा गाड़ी से उतरी और विवान और तरुण को भी घर के अंदर चलने को बोलने लगी, तो दोनों ने घर जल्दी जाना है बोलकर बात को टाल दिया। तभी तिरसा के पापा बाहर आ गए और तिरसा को देखकर बोले, ये क्या हुआ बिटिया? तो तिरसा बोली, कुछ नहीं पापा, बाद में बताती हूँ। तिरसा ने विवान और तरुण को अपने पापा से मिलवाया। तिरसा के पापा के आग्रह करने पर विवान और तरुण घर के अंदर आ गए। दोनों तिरसा के पूरे परिवार से मिले। तिरसा को देखकर तिरसा की सुमन मौसी, तिरसा की माँ की सहेली, जो तिरसा के पड़ोस में रहती थी, बोली, क्या हाल बना रखा है लाडो? वो प्यार से तिरसा को लाडो बुलाती थी। तिरसा बोली, बाद में बताऊंगी मौसी। इतना बोलकर तिरसा अपने कमरे में चली गई और कपड़े बदल कर आ गई। तिरसा की बहन रिया के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद विवान और तरुण भी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब विवान हॉस्पिटल गया तो सबसे पहले तिरसा से मिला और बोला, सॉरी डॉक्टर तिरसा, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो तिरसा बोली, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तो विवान बोला, अगर आपको सही लगे तो आगे से आपको कभी भी कहीं जाना हो तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। तिरसा ने बोला, ठीक है। तिरसा से बात कर विवान अपने केबिन में चला गया। कुछ दिन बाद सुरभि की शादी की तारीख भी तय हो गई, 20 फरवरी। विवान के घर में सब सुरभि की शादी की तैयारी में लग गए। सुरभि जब अपने परिवार के साथ शादी की खरीदारी करने के लिए बाजार गई तो उसने तिरसा को भी बुला लिया और माही भी उनके साथ थी। खरीदारी करते समय कभी कभी विवान और तिरसा झगड़ने लगते, कभी कपड़ों के कलर को लेकर तो कभी कपड़ों के डिजाइन को लेकर। जब विवान अपनी मनमानी ज्यादा करने लगा तो तिरसा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, आपको बड़ा पता है लड़कियों को कैसे कपड़े पसंद हैं और कौन से रंग पसंद हैं। कभी खरीदे हैं आपने लड़कियों के लिए कपड़े? कितनी लड़कियों को गिफ्ट दिए हैं आपने? तिरसा बस बोले जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। विवान तिरसा को चुप कराता हुआ बोला, बस करो मेरी दादी अम्मा, मैंने किसी लड़की के लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, ना ही किसी को गिफ्ट दिया। अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुप रहो, जो लेना है ले लो। तभी सुरभि दीदी बोली, बस करो तुम दोनों, कुछ तो शर्म करो, घर पर नहीं हो तुम दोनों, कहीं भी शुरू हो जाते हो। सब घर वाले उन दोनों के झगड़े से परेशान हो गए थे, पर तरुण उन दोनों को झगड़ता देख मुस्कुरा रहा था। तरुण को मुस्कुराता देख हर्ष ने उससे पूछा, क्या तिरसा दीदी हमारी भाभी बनने वाली हैं? तरुण ने बिना हर्ष की ओर देखे मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी, तो हर्ष जोर जोर से हंसने लगा। हर्ष को हंसता देख हर्ष की मम्मी ने गुस्से से उसे देख और उससे पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हो? अपनी मम्मी की बात सुन हर्ष ने अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी को रोका। तो उसकी मम्मी ने फिर उससे कहा, अब कुछ बोलोगे भी? तो हर्ष बोला, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो विवान भैया का भविष्य देख रहा था। हर्ष की बात सुन तरुण को हंसी आ गई। सुरभि हर्ष से बोली, क्या मतलब है तेरा? तो तरुण बात को संभालते हुए बोला, कहाँ आप सब भी इसकी बात सुन रहे हो? आप सब अपना काम करो। सबकी शॉपिंग करते करते रात हो गई थी। जब सब घर की ओर चलने लगे तो तिरसा सुरभि से बोली, अच्छा दीदी मैं भी घर जाती हूँ। तो सुरभि तिरसा से बोली, तुम इतनी रात में अकेले कैसे जाओगी? सुरभि ने विवान से कहा, जाओ तुम तिरसा को उसके घर छोड़ आओ। तो विवान मुंह बनाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तरुण को बोल दो। दादी विवान को डांटते हुए बोली, तुम ही जाओगे? सुरभि बोली, अकेले नहीं जाना है तो हर्ष को अपने साथ ले जाओ। विवान हर्ष और तिरसा तिरसा के घर की ओर चल दिए और बाकी सब तरुण के साथ विवान के घर की ओर। विवान और तिरसा को साथ जाता देख माँ ही चिढ़ रही। घर पहुंचकर सब शॉपिंग का सामान देख रहे थे। सामान देखती हुई दादी बोली, तिरसा कितनी समझदार और अच्छी लड़की है। दादी की बात सुन विवान की चाची बोली, तिरसा की वजह से सारी खरीदारी अच्छे से हो गई। दादी और चाची की बात को बढ़ावा देते हुए विवान के चाचा जी बोले, कुछ तो बात है उस लड़की में, जब से हमारे हॉस्पिटल में आई है सारे स्टाफ का दिल जीत लिया है उसने, सब बहुत खुश रहते हैं उससे।
तिरसा की तारीफ सुन माही को उससे और ज्यादा चिढ़ हो रही थी। माही से तिरसा की तारीफ और नहीं सुनी जा रही थी। माही मुंह बनाते हुए अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद सुरभि की शादी की रस्में भी शुरू हो गई थीं। सुरभि ने हल्दी की रस्म से एक दिन पहले ही तिरसा को अपने घर बुला लिया था। तिरसा शादी तक सुरभि के घर ही रुकने वाली थी। हल्दी की रस्म चल रही थी कि तभी विवान के पास हॉस्पिटल से फोन आया। उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना था। विवान के साथ तरुण भी हॉस्पिटल चला गया। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद सुरभि जब अपने कमरे में गई तो उसे याद आया, संगीत में पहनने वाली ड्रेस तो अभी तैयार होकर घर आई ही नहीं। सुरभि जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मैं अभी आती हूँ, बोलकर घर से बाहर जाने लगी। दादी ने सुरभि को रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? हल्दी लगने के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। सुरभि बोली, पर दादी मेरी संगीत में पहनने वाली ड्रेस अभी तक तैयार होकर नहीं आई है, वही लेने जा रही हूँ। दादी बोली, कुछ भी हो पर तुम बाहर नहीं जा सकती। सुरभि उदास होकर वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गई। तिरसा सुरभि के पास गई और बोली, ओहो मेरी डॉक्टर दीदी, उदास क्यों होती हो? मैं हूं ना, मुझे बताइए कहाँ से लाना है, मैं ले आती हूँ। सुरभि बोली, पर तिरसा तुम अकेले कैसे जाओगी? पता नहीं माही को क्या सूझा, वो सुरभि से बोली, तिरसा अकेले नहीं जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगी, मुझे भी कुछ सामान लेना है, मैं वो भी ले लूंगी। दोनों घर से निकल गए। माही और तिरसा को सामान लेते हुए रात हो गई थी। दोनों ने एक ऑटो किया और घर के लिए निकल गईं। कुछ दूर चलकर अचानक ऑटो रुक गया। तिरसा ने ऑटो वाले से पूछा, क्या हुआ भैया, क्यों ऑटो रोका? ऑटो वाला बोला, बहन ऑटो खराब हो गया है, अब आगे नहीं जा पाएगा। तिरसा और माही वहीं उतर गए और पैदल ही चलने लगे। थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी दो बाइक पर चार लड़के आए और तिरसा और माही के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। जब वो लड़के रुक गए तो तिरसा उन पर गुस्सा करते हुए बोली, हो गया तुम्हारा सर्कस, अब रास्ता छोड़ो हमारा। तिरसा की बात सुन उनमें से एक लड़का तिरसा की ओर बढ़ता हुआ बोला, अले अले मैडम को गुस्सा आ गया। इतना बोलकर वो लड़का तेज तेज हंसने लगा और उसके साथ उसके साथी भी हंसने लगे। वो चारों हंसने में व्यस्त थे कि तभी तिरसा ने अपने बैग से मिर्च पाउडर निकाला और उन चारों की आंखों में डाल दिया और माही का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई। तिरसा और माही भाग ही रहे थे कि सामने से आ रही गाड़ी की लाइट उनके चेहरे पर पड़ी। लाइट चेहरे पर पड़ते ही दोनों रुक गए और वो गाड़ी किसी और की नहीं थी, विवान की ही थी। तरुण ने गाड़ी से बाहर निकल और तिरसा और माही से गाड़ी में बैठने को कहा। चारों घर की ओर चल दिए। विवान तिरसा पर गुस्सा करता हुआ बोला, तुमसे पहले भी कहा था कि अकेले कहीं मत जाया करो, पर तुम्हें किसी की बात सुननी ही कहाँ है, तुम्हें तो रानी लक्ष्मीबाई बनना है। विवान की बात सुन तिरसा बोली, पहली बात तो ये कि मैं और माही जी दोनों साथ में थे, हम दोनों में से कोई भी अकेला नहीं था और दो लोग कभी अकेले नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि अगर कभी कोई अकेली लड़की जा भी रही हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कों को लड़कियों को छेड़ने का, परेशान करने का लाइसेंस मिल जाता है। गलती तो उन लोगों की है। ऐसा जरूरी है क्या अगर कोई लड़की अकेली हो तो उसका फायदा उठाया जाए? उसकी मदद भी तो की जा सकती है या उसकी रक्षा भी तो की जा सकती है, पर नहीं, ऐसा कोई करेगा ही नहीं। विवान, तरुण, माही, तिरसा चारों घर पहुंच गए। चारों के चेहरे पर उदासी थी। तिरसा अपनी गर्दन झुकाए जैसे ही घर के अंदर आई तो उसे सामने से एक आवाज आई, क्या हुआ तिरसा मैडम, आज किसकी आशिकी उतार कर आ रही हो? तिरसा ने सामने देखा तो रावी थी, सुरभि की दोस्त और तिरसा की सीनियर। राबी को देख तिरसा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और राबी से बोली, अरे राबी मैम, आप कब आई? राबी बोली, बस अभी थोड़ी देर पहले। राबी तिरसा से बोली, अब ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है, ये चेहरा क्यों लटका रखा है? तिरसा चुप अपना सर झुकाए खड़ी थी। तभी तरुण बोला, मैं बताता हूँ जो भी माही और तिरसा के साथ हुआ। तरुण ने सबको सब कुछ बता दिया। तिरसा ने हैरानी से तरुण की ओर देखते हुए कहा, आपको ये सब कैसे पता? आप तो हमें रास्ते में मिले थे। तो तरुण बोला, जब उन लड़कों ने तुम्हारा रास्ता रोका हम तभी वहां पहुंच गए थे और थोड़ी ही दूरी पर रुक गए थे और दूर से ही सब देख रहे थे, पर जब तुम दोनों भागे तो हमें लगा कि बात बढ़ गई है तो हम भी तुम दोनों की ओर चल दिए। विवान की मम्मी तरुण से बोली, तुम दोनों को ऐसे दूर नहीं रुकना चाहिए था, वो लड़के इन दोनों को कुछ कर देते तो राबी बोली, अरे नहीं आंटी, कुछ नहीं कर पाते वो लड़के, तिरसा को ऐसे गधों को संभालना बहुत अच्छे से आता है और ये तो कुछ भी नहीं, इसने तो एक बार चार चार लड़कों की पिटाई भी की थी। हर्ष उन्मुखता से राबी से बोला, सच में दीदी, मुझे भी बताओ ना। राबी बोली, हमारा एक क्लासमेट था रजत,
वो बहुत बड़े घर से था और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। इसलिए वो किसी से नहीं डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। वो पढ़ाई को भी खरीदना ही चाहता था। जब उसने तिरसा को देखा तो उसे लगा सीधी सादी लड़की है, आराम से पट जाएगी, और पूरे कॉलेज के सामने तिरसा को प्रपोज कर दिया। तिरसा ने बहुत ही प्यार से उसे जवाब दिया, सॉरी सर, मैं ये इश्क, मोहब्बत और प्यार जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करती, और यहाँ मैं पढ़ने और अपना भविष्य बनाने आई हूँ, आशिकी करने नहीं। हो सके तो आप भी आशिकी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। बस फिर क्या था। तिरसा का जवाब सुनकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट रजत पर हंसने लगे। रजत को लगा तिरसा ने उसकी बेइज्जती कर दी, तो उसने तिरसा से बदला लेने के लिए एक दिन जब तिरसा कॉलेज से हॉस्टल जा रही थी, तो उसने रास्ते से ही तिरसा को अगवा कर लिया। वो भी 4 लड़के थे। पहले तो उन चारों पर तिरसा का कोई जोर नहीं चला, पर जब उन्होंने तिरसा को ले जाकर एक खंडर में बंद कर दिया और बांध दिया, उनमें से एक लड़का जब तिरसा के लिए खाना लेकर आया, तो तिरसा उससे बोली, मेरे हाथ खोलो तभी मैं खाना खा पाऊंगी। उस लड़के ने जब तिरसा के हाथ खोले, तो तिरसा ने उस लड़के का ध्यान भटका कर अपने बैग से दवाई वाला स्प्रे निकाला और उसकी आंखों पर छिड़क दिया। तो वो लड़का चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर उसके बाकी के साथी भी आ गए, तो तिरसा उन्हें कहीं नहीं दिखी। वो सब जैसे ही पलटे, तिरसा उन सब के पीछे ही खड़ी थी, और तिरसा ने उन सब की आंखों पर भी स्प्रे छिड़क दिया और वहीं से एक लोहे का पाइप उठाकर सबको मारना शुरू कर दिया। वो सब जैसे ही अपनी आंख खोलने की कोशिश करते, तिरसा उन पर स्प्रे छिड़क देती और फिर मारने लगती। तिरसा ने उन्हें इतना मारा कि उनकी हालत उठने लायक नहीं थी, और फिर उन सबको वहीं बांध दिया और सबका वीडियो बना लिया अपने फोन में, और फिर जाकर पुलिस को बता दिया सब कुछ। हर्ष तिरसा से बोला, आप ये सब कैसे कर लेती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो तिरसा बोली, डरूंगी तो जीऊंगी कैसे? लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो जितना डरता है लोग उसे उतना ही डराते हैं। विवान की मम्मी सबसे बोली, बहुत हो गई बातें, चलो अब सब खाना खा लो। सबने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद माही बोली, अब मैं भी घर चलती हूँ। माही जैसे ही गेट के बाहर निकली, तो विवान की नज़र माही के बैग पर पड़ी, जो वहीं छूट गया था। वो माही का बैग देने के लिए जाने लगा, तो अचानक वहीं गेट पर ही रुक गया। माही किसी से फोन पर बात कर रही थी और गुस्सा करते हुए बोल रही थी, तुम्हें मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ, तुम एक लड़की को भी नहीं संभाल पाए, और वो तुम चारों पर भारी पड़ गई। अपनी बात खत्म कर माही जैसे ही पीछे पलटी, उसके सामने विवान था। माही विवान को अपने सामने देख घबरा गई। माही को उसका बैग पकड़ाते हुए विवान ने उसे धमकी देते हुए कहा, ये मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ रहा हूँ तुम्हें। अगर अब कभी तिरसा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दूर रहना तिरसा से। माही ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, विवान ने उसे अपना हाथ दिखाकर चुप करा दिया और अंदर आ गया। विवान अपने रूम में उदास और परेशान बैठा था। तभी तरुण विवान के रूम में आया और विवान को परेशान देख बोला, अब क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? तो विवान ने तरुण को सब बता दिया। तरुण भी परेशान होते हुए बोला, ये तो बहुत गलत बात है, माही को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तिरसा अपनी बहादुरी की वजह से बच गई, वरना वो लड़के तिरसा के साथ क्या करते? तरुण विवान से बोला, पर माही ने तिरसा के साथ ऐसा क्यों किया? तो विवान बोला, पता नहीं यार, मैंने उससे पूछा ही नहीं, बस उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। तरुण विवान से बोला, तो उसे एक बात पूछूं? तो विवान बोला, हाँ पूछ, जो पूछना है। तो तरुण बोला, वैसे तो मुझे सब पता है, पर तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तू तिरसा से प्यार करता है ना? विवान ने हैरानी से तरुण की ओर देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तरुण विवान से बोला, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता विवान, मुझे पता है तू तिरसा को चाहता है, पर तू उससे इसलिए दूर भागता है क्योंकि तिरसा बिल्कुल मिष्टी की तरह दिखती है। पर विवान, मिष्टी अब जा चुकी है हम सबको छोड़कर, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मिष्टी और तिरसा में बहुत अंतर है। जैसे ही विवान तरुण को उसकी बात का जवाब देने लगा, तो उसकी नजर अपने रूम के गेट पर पड़ी, जहां सुरभि खड़ी हुई थी। सुरभि को देख विवान झेप गया और बोला, दी आप यहाँ कब आई? सुरभि अंदर आई और विवान के रूम का गेट बंद कर दिया और विवान से बोली, अभी जो तुम दोनों बातें कर रहे थे, क्या वो सब सच है? क्या तुम तिरसा को चाहते हो? और ये मिष्टी कौन है? ये नाम पहले मैंने कभी नहीं सुना। विवान अपनी नजर झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसने सुरभि के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सुरभि ने तरुण की ओर देखा और बोली, अब तुम ही कुछ बोलो तरुण, पर मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तरुण बोला, दीदी, मिष्टी मेरी और विवान की दोस्त थी।
हम उसे स्कूल में मिले थे। वो हमारे साथ 12th क्लास तक पढ़ी है। मिष्टी विवान को बहुत चाहती थी, पर वो विवान के लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। विवान उसे बहुत मानता था और उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। इसलिए जब मिष्टी ने विवान से अपने दिल की बात बोली, तो विवान ने उससे बस इतना ही कहा कि मुझे सोचने के लिए समय दो। मैं पहले अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ, उसके बाद इस बारे में मैं बात करूंगा। पहले कुछ बन जाऊं। मिष्टी ने भी विवान को पूरा समय दिया, पर शायद मिष्टी का प्यार अधूरा ही रहना था। 3 साल पहले एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। विवान मिष्टी से प्यार नहीं करता था, पर उसे खोना भी नहीं चाहता था। मिष्टी बिल्कुल त्रिशा की जैसी थी, वही रंग रूप, वही कदकाठी। सुरभि ने विवान की ओर देखा और बोली, क्या तुम मिष्टी को चाहते थे? विवान ने अपनी नजर झुकाए ही नामे गर्दन हिला दी। सुरभि ने विवान से फिर पूछा, क्या तुम त्रिशा को चाहते हो? विवान चुप था। सुरभि विवान से बोली, विवान मुझे जवाब चाहिए, मैं अपना जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। विवान ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। अब सुरभि और तरुण दोनों को ही अपने सवालों का जवाब मिल गया था। सुरभि बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। वरुण विवान के पास ही रुकने वाला था। सुरभि जब अपने रूम में पहुंची तो त्रिशा सुरभि को देखकर बोली, क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? सुरभि ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं। पर सुरभि के मन में एक बेचैनी भी थी, क्योंकि वो त्रिशा को बहुत अच्छे से जानती थी। वो त्रिशा को देखकर सोच ही रही थी कि जब त्रिशा को सब पता चलेगा तो वो क्या करेगी। कहीं त्रिशा और विवान में और दूरियां ना आ जाएं। अगले दिन सुरभि का संगीत था। शाम को जब सुरभि का संगीत चल रहा था, तभी त्रिशा के पास हॉस्पिटल से फोन आया। उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना था। त्रिशा ने सुरभि से कहा, उसे अभी हॉस्पिटल जाना है। तो सुरभि बोली, पर इस समय तुम अकेले कैसे जाओगी? त्रिशा बोली, दीदी जाना जरूरी है। सुरभि ने विवान को त्रिशा के साथ हॉस्पिटल जाने को कहा। फिर त्रिशा और विवान हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दोनों को हॉस्पिटल से आने में समय लग गया। काफी देर हो गई थी दोनों को। सभी मेहमान भी जा चुके थे। जब त्रिशा और विवान घर पहुंचे तो तरुण और सुरभि उन दोनों के लौटने का ही इंतजार कर रहे थे। सुरभि और त्रिशा सुरभि के रूम में और विवान और तरुण विवान के रूम में सोने चले गए। पर सुरभि की आंखों में नींद नहीं थी। वो विवान के रूम में चली गई, जहां तरुण और विवान भी जागे हुए थे। सुरभि विवान के पास जाकर बैठ गई और उससे बोली, क्या हुआ विवान, तुम इतने परेशान क्यों हो? जब मेरा रिश्ता हुआ था, मेरी शादी के लिए सबसे ज्यादा खुश तुम ही थे, पर अब तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी कैसी? विवान सुरभि की गोद में सर रखकर बैठ गया और बोला, दीदी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरभि विवान का सिर सहलाते हुए बोली, तुम त्रिशा से बात क्यों नहीं करते? वो बहुत अच्छी है। तुम मिष्टी और त्रिशा को आपस में जोड़ने की कोशिश मत करो। मिष्टी तुम्हारी दोस्त थी और त्रिशा को तुम चाहते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम मिष्टी को भूल जाओ, पर अपने बीते कल की वजह से तुम अपना आज खराब मत करो। तुम त्रिशा को अपने दिल की बात बोल दो। तभी तरुण के मोबाइल पर किसी का फोन आया और वो बात करता हुआ रूम से बाहर आ गया। रूम के बाहर त्रिशा खड़ी हुई थी। तरुण त्रिशा को देखकर सकपका गया। वो त्रिशा को देखकर समझ गया कि त्रिशा ने सब सुन लिया है। त्रिशा तरुण से बिना कुछ बोले वहां से चली गई। तरुण बात करके रूम के अंदर आया तो उसने सुरभि और विवान को बताया कि त्रिशा ने सब सुन लिया है। सुरभि विवान से बोली, अब तो तुम त्रिशा से बात कर ही लो। विवान बोला, ठीक है दीदी, आपकी शादी के बाद बात करता हूँ। सुरभि भी जब अपने रूम में पहुंची तब तक त्रिशा सो चुकी थी। अगले दिन सुरभि की शादी थी। आज त्रिशा ने पिंक कलर का लहंगा पहना था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी में त्रिशा का पूरा परिवार आया था। विवान की नजरें तो जैसे त्रिशा पर ठहर गई थी। उसका तो मन कर रहा था कि त्रिशा को सामने बिठाकर बस उसे देखता रहे। तरुण भी विवान का पूरा साथ दे रहा था। वो किसी ना किसी काम के बहाने से दोनों को साथ रहने का मौका दे ही देता। पर माही को ये सब देखकर बुरा लग रहा था। वो विवान और त्रिशा को अलग करने की नाकामयाब कोशिश करती रहती, पर तरुण उसे कामयाब नहीं होने देता। त्रिशा की मौसी को सब कुछ समझते देर नहीं लगी। उन्होंने भी त्रिशा को माही से दूर रखने की पूरी कोशिश की। शादी की सारी रस्में बहुत धूमधाम से पूरी हुई। सुरभि की विदाई के बाद त्रिशा भी अपने परिवार के साथ अपने घर चली गई। अगले दिन त्रिशा, विवान, तरुण तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। शाम को जब त्रिशा घर जाने लगी तो विवान ने उसे अपने साथ चलने को कहा। त्रिशा ने जब पूछा कि जाना कहाँ है, तो विवान बोला, तुम चलो तो मैं रास्ते में बताता हूँ। त्रिशा विवान के साथ चल दी। त्रिशा ने रास्ते में विवान से बहुत पूछा कि हम जा कहाँ रहे हैं, पर विवान कुछ नहीं बोला। त्रिशा को भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं।
विवान ने गाड़ी एक मंदिर के सामने रोक दी। वो दोनों नंदा देवी मंदिर पहुंच गए थे। तिरसा ने हैरानी से विवान की ओर देखा तो विवान ने तिरसा को गाड़ी से उतरने का इशारा किया। दोनों मंदिर में पहुंच गए और माता नंदा देवी के दर्शन करने के बाद वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। विवान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी तिरसा से कुछ बोलने की। कुछ देर बाद तिरसा ही विवान से बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तो विवान बोला, कुछ बात करनी है, कुछ कहना है तुमसे। तो तिरसा बोली, हाँ तो बोलिए। विवान ने बहुत कोशिश की पर कुछ बोल नहीं पाया और फिर तिरसा से बोला, चलो यहाँ से। विवान जैसे ही उठकर जाने लगा तो तिरसा उससे बोली, क्या आप मुझे इसलिए चाहते हैं कि मैं मिष्टी की तरह दिखती हूँ? विवान ने हैरानी से तिरसा को देखा तो तिरसा विवान से बोली, मैं जानती हूँ कि आप मुझे चाहते हैं, पर अगर उसकी वजह मिष्टी है तो। बोलकर रुक गई तिरसा। विवान हड़बड़ाते हुए तिरसा से बोला, नहीं नहीं तिरसा, ऐसा नहीं है, मिष्टी मेरी अच्छी दोस्त थी और तुम मेरी। बोलकर रुक गया विवान। तिरसा विवान से बोली, बात को पूरा कीजिए डॉक्टर विवान, जुबान पर आई बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो विवान तिरसा की हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम कर बोला, हाँ तिरसा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर उसकी वजह मिष्टी नहीं है। ये तो मेरी किस्मत का खेल है कि जो लड़की मुझे इतना चाहती थी, मुझे भी प्यार उस लड़की से हुआ जो उसके ही जैसी है। किसी की सूरत एक जैसी होने से हमारी जिंदगी में भी उनकी जगह एक जैसी हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। अपनी बात पूरी कर विवान तिरसा से बोला, तिरसा मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे। इतना बोलकर रुक गया विवान। विवान की बात सुन तिरसा ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विवान की तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका तो दिल कर रहा था कि तिरसा को गले लगा ले, पर खुद को किसी तरह रोक लिया विवान ने कि कहीं तिरसा को बुरा न लग जाए, और भागकर मंदिर के अंदर चला गया विवान और अपने दोनों हाथ जोड़कर माता रानी को धन्यवाद दे रहा था। तिरसा विवान के पास जाकर बोली, माँ ने आपकी मुराद पूरी कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात भर घर के बाहर रहेंगे। चलिए देर हो रही है, दोनों घर की ओर चल दिए। विवान का खुशी से चमकता चेहरा देखकर तिरसा भी बहुत खुश थी। विवान ने पहले तिरसा को उसके घर छोड़ा और फिर खुद तरुण के घर पहुंच गया। तरुण से मिलकर विवान ने उसे गले से लगा लिया। विवान को इतना खुश देखकर तरुण समझ गया था कि विवान इतना खुश क्यों है। तरुण ने विवान से पूछा, क्या तिरसा ने भी हाँ बोल दिया? विवान ने जैसे ही हाँ में गर्दन हिलाई, तरुण ने एक बार और उसे गले लगा लिया और बोला, तूने सुरभि दीदी को बताया नहीं? तो विवान बोला, अभी नहीं, उन्हें मैं कल सामने ही बताऊंगा। कल दीदी पगफेरे की रस्म के लिए घर आएंगी। तरुण बोला, ठीक है। विवान तरुण से मिलकर घर चला गया। सुरभि आज पगफेरे की रस्म के लिए घर आई थी। सुरभि 2 दिन बाद अपने घर आई थी, इसलिए विवान आज बहुत खुश था और सुरभि ने तिरसा को फोन कर उसे भी अपने घर बुला लिया था। विवान का चमकता हुआ चेहरा देखकर सुरभि विवान का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गई और मुस्कुराते हुए उससे बोली, तो तिरसा ने हाँ बोल ही दिया। विवान ने आश्चर्य से सुरभि से बोला, दीदी आपको ये सब कैसे पता? सुरभि विवान के कान खींचते हुए बोली, बेटा जी, तुम्हारा चमकता चेहरा सब कुछ बता रहा है। विवान अपने कान छुड़ाते हुए बोला, आह दीदी मेरा कान छोड़ो, दुखता है। सुरभि विवान का कान छोड़ने के बाद बोली, ये बताओ ये सब कब हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विवान ने सुरभि को सब कुछ बता दिया। सुरभि भी विवान की बातें सुनकर बहुत खुश थी। विवान सुरभि से बोला, अगर मैं आपको फोन कर सब बता देता तो आपका ये मुस्कुराता चेहरा कैसे देख पाता? सुरभि आश्चर्य से विवान से बोली, त्रिषा को कैसे पता चला कि तुम उससे प्यार करते हो? तभी पीछे से आवाज आई, जब आप सब संगीत वाली रात में बातें कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। सुरभि ने जब पीछे पलटकर देखा तो सामने त्रिषा और तरुण थे। सुरभि त्रिषा के कान खींचते हुए बोली, तो आप भी अब मुझसे झूठ बोलने लगी? त्रिषा अपने कान छुड़ाते हुए बोली, नहीं दीदी ऐसा नहीं है। त्रिषा सुरभि से बोली, सच कहूँ दीदी, मैंने जब उस दिन आप सबकी बातें सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं, पर डॉक्टर तरुण ने मेरी सारी उलझन हल कर दी। इन्होंने मुझे डॉक्टर विवान के बारे में सब बता दिया था। विवान और सुरभि ने हैरानी से तरुण को देखा तो वो बोला, अब मैं अपने दोस्त की इतनी मदद तो कर ही सकता था। सुरभि त्रिषा का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, अब तुम जल्दी से मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ जाओ। शादी की बात सुन त्रिषा उदास लहजे में बोली, दीदी मैं अभी शादी नहीं कर सकती। सुरभि ने पूछा, पर क्यों? तो त्रिषा बोली, अभी मैं और कुछ समय अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी त्रिषा का मोबाइल रिंग हुआ। त्रिषा मुस्कुराते हुए फोन पर बात करते हुए बोली,
तो भैया आपको याद आ ही गया, आज मेरी बहन का बर्थडे है। त्रिशा के भाई ने उससे कुछ कहा तो त्रिशा बोली ठीक है भैया, मैं शाम को आपका इंतजार करूंगी। जैसे ही त्रिशा ने फोन कट किया, सुरभि ने उसे गले से लगाते हुए बोला, माफ कर दे त्रिशा, मैं तो भूल ही गई थी, आज तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। बिबान और तरुण ने भी त्रिशा को जन्मदिन की बधाई दी। सुरभि त्रिशा से बोली, ये भैया कौन है त्रिशा? तो त्रिशा बोली, मेरी सुमन मौसी के बेटे। जब सुरभि वापस अपने ससुराल चली गई तो बिबान त्रिशा को अपने साथ लेकर घर से निकल गया। वो आज के दिन त्रिशा के लिए कुछ खास करना चाहता था। त्रिशा ने जब पूछा हम कहाँ जा रहे हैं तो बिबान बोला, तुम बस चलो। दोनों फिर एक बार नंदा देवी मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर त्रिशा खुद सोते हुए बिबान से बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे मंदिर ले आए। मैं अपने हर जन्मदिन पर मंदिर जाती हूँ, पर इस बार नहीं जा पाई थी। दोनों ने माता के दर्शन किए और फिर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। बिबान त्रिशा की हथेलियों को अपनी हथेलियों में लेकर बोला, ऐसा क्या है त्रिशा जो तुम्हें हमारी शादी को लेकर इतना परेशान कर रहा है? त्रिशा ने अपना सर बिबान के कंधे पर टिका दिया और बोली, ऐसा बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको पता भी होना चाहिए, पर पता नहीं सब सच जानने के बाद हमारा साथ रहेगा भी या नहीं। बिबान ने कसकर त्रिशा की हथेलियों को थाम लिया और बोला, सच कुछ भी हो त्रिशा, तुम्हारी कोई भी मजबूरी मेरी कमजोरी नहीं बन सकती। और अगर तुम्हें डर है कि सब कुछ जानने के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो तुम मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं जानना। बिबान की बातें सुन त्रिशा की आंखें छलक गईं। वो एक टक बिबान को देखे जा रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि बिबान को गले लगा ले, पर खुद को किसी तरह रोक लिया उसने। बिबान त्रिशा से बोला, तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मुझे नजर लग जाएगी। बिबान की बात सुन त्रिशा मुस्कुरा दी और दोनों घर के लिए चल दिए। बिबान पहले त्रिशा को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। रेस्टोरेंट में बिबान ने त्रिशा से केक कटवाया। केक कट करने के बाद बिबान ने सारा केक त्रिशा के चेहरे पर लगा दिया और अपने मोबाइल में उसकी फोटो लेने लगा। फिर दोनों ने खाना खाया और फिर दोनों घर के लिए चल दिए। बिबान ने पहले त्रिशा को उसके घर छोड़ा, फिर अपने घर गया। आज त्रिशा के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। त्रिशा अपने भैया तुषार से बोली, तो आपको समय मिल ही गया घर आने का। तुषार दिल्ली में रहकर आईपीएस की तैयारी कर रहा था। तभी त्रिशा की दोस्त कनक, सुमन मौसी की बेटी, चिढ़ते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं आते, आज उनकी लाडली का बर्थडे जो है। त्रिशा कनक को चिढ़ाते हुए बोली, मौसी घर में आज धुआं क्यों है, क्या जल रहा है? त्रिशा की मौसी उससे हंसते हुए बोली, लाडो तू जा, जाके तैयार हो जा, ये सब तो ऐसे ही है, मेरी लाडो को परेशान करते हैं। सबने त्रिशा का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। कुछ दिन के बाद होली थी। ये शादी के बाद सुरभि की पहली होली थी और वो होली पर अपने घर आने वाली थी। सुरभि ने अपने चाचा जी से कहा वो होली पर त्रिशा और उसके परिवार को अपने घर बुलाना चाहती है। चाचा जी बोले ठीक है, मैं खुद त्रिशा के पापा को फोन करके बोल दूंगा। उन्होंने त्रिशा के पापा को फोन कर होली पर अपने घर आने को कहा तो त्रिशा के पापा ने भी हाँ बोल दिया। होली वाले दिन जब त्रिशा बिबान के घर पहुंची तो वहां बिबान के साथ साथ तरुण और माही का भी परिवार था। त्रिशा और उसका परिवार वहां सबसे मिले। त्रिशा को जब बिबान कहीं नजर नहीं आया तो उसने तरुण से पूछा। तरुण बोला, बिबान को होली पसंद नहीं है, वो होली नहीं खेलता, वो अपने रूम में सो रहा है। त्रिशा को पता नहीं क्या शरारत सूझी, उसने हर्ष को अपने पास बुलाया और तरुण और हर्ष को एक प्लान बताया। तरुण और हर्ष दोनों ने मुस्कुराकर त्रिशा का साथ देने के लिए बोल दिया। त्रिशा हर्ष को लेकर चुपके से बिबान के रूम में गई और बिबान के मोबाइल में अलार्म लगाकर उसके कान के पास रखाई। थोड़ी देर बाद जैसे ही अलार्म बजा, बिबान हड़बड़ाकर उठ गया। उसने अलार्म बंद कर जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसका पूरा चेहरा रंगों से लाल, नीला, हरा, पीला हो रखा था। बिबान उठा और ये सब किसने किया? गुस्से से बोलता हुआ अपने रूम से बाहर निकला। उसने पूरा घर देख लिया पर उसे घर में कोई नहीं मिला। सब घर के बाहर आंगन में होली खेल रहे थे। बिबान ने बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट खोला उसके ऊपर ऊपर से खूब सारे रंग बिखर गए। ये सब देख बिबान को और गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? बिबान की आवाज सुन सब उसके पास आ गए। त्रिशा, तरुण और हर्ष हंसते हुए बिबान के पास आए।
विवान ने जब तीनों को घूर कर देखा तो तीनों किसी तरह अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। त्रसा हंसते हुए विवान से बोली, डॉक्टर विवान, आप तो बिल्कुल रेनबो लग रहे हो। त्रसा की बात सुन सब हंसने लगे। विवान के चाचा जी उससे बोले, जब तुम पर रंग लग ही गया है विवान, तो तुम भी हम सबके साथ यहीं रुक जाओ। विवान चाचा जी से बोला, जी चाचा जी, और सबके साथ आंगन में आ गया। प्रतीक जीजा जी सुरभि के पति सुरभि से बोले, जो काम तुम सब आज तक नहीं कर पाए वो त्रसा ने कर दिया। सुरभि बोली, हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जीजा जी की बात सुन माही त्रसा से और ज्यादा चिढ़ने लगी और उसने चुपके से लाल रंग में मिर्च मिलाकर त्रसा के चेहरे पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद त्रसा तेज से चीखी। उसकी चीख सुनकर सब त्रसा के पास आ गए। त्रसा की बहन रिया त्रसा को संभालते हुए बोली, क्या हुआ दीदी? त्रसा बोली, मेरा चेहरा बहुत जल रहा है। सुरभि त्रसा को अपने साथ अंदर ले गई और उसका मुंह धुलवाया। त्रसा के मुंह धुलवाने के बाद सुरभि ने त्रसा का चेहरा देखा तो उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। सुरभि ने त्रसा के चेहरे पर क्रीम लगा दी और उसे अपने ही रूम में आराम करने को बोलकर सुरभि चली गई। विवान के चाचा जी ने सबको रंगों से दूर रहने को कहा। त्रसा जब ठीक हो गई तो विवान उसे अपने रूम में लेके आ गया और अपने दोनों हाथों में रंग लेकर बोला, बहुत शौक है तुम्हें दूसरों को रंग लगाने का और होली खेलने का। अब बताता हूँ कैसे खेलते हैं होली। त्रसा ने विवान से बचने की बहुत कोशिश की पर बच नहीं पाई। विवान ने उसे पूरा रंगों से रंग दिया और बोला, अब हुई मेरी होली पूरी। त्रसा विवान से बोली, रंग तो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, जिंदगी में खुशियां भरते हैं, और आप रंगों से ही दूर भागते हैं। विवान त्रसा का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, थैंक यू त्रसा, आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार होली खेली और मुझे पहला रंग तुमने लगाया। त्रसा ने हैरानी से विवान को देखा तो विवान बोला, जब मैं सो रहा था तो तुमने ही मेरे चेहरे पर रंग लगाया था। त्रसा ने मुस्कुराकर अपनी नजरें चुरा लीं। विवान त्रसा को देखता हुआ शरारती लहजे में बोला, वैसे तुम मेरे रंगों में रंगी हुई बहुत खूबसूरत लग रही हो। त्रसा शर्मा कर वहां से चली गई। विवान बस मुस्कुराता हुआ त्रसा को जाता देख रहा था। फिर त्रसा अपने परिवार के साथ अपने घर चली गई। त्रसा के जाने के बाद माही विवान के पास आई और शिकायती लहजे में बोली, ये क्या विवान, तुमने मेरे साथ तो होली खेली ही नहीं, न ही मुझे रंग लगाया। तो विवान बोला, तो लो अभी लगा देता हूँ, और उसने थोड़ा सा रंग माही के गालों पर लगा दिया। रंग लगाने के बाद माही चीखते हुए बोली, आह मेरा पूरा चेहरा जल रहा है, और भागकर बाथरूम में चली गई। माही जब अपना चेहरा धुलकर आई तो विवान उससे बोला, अब पता चला दर्द क्या होता है, और माही को चेतावनी देते हुए बोला, अभी तो मैंने तुम्हें हल्के से दर्द का एहसास कराया है। अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा। माही चढ़ते हुए विवान से बोली, आखिर त्रसा तुम्हारी लगती क्या है जो तुम उसके लिए मुझसे इतनी नफरत करने लगे। विवान माही पर बरसता हुआ बोला, मैं किसी से नफरत नहीं करता, और तुम्हें मैंने जो भी कहा है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। और रही बात मेरे और त्रसा के रिश्ते की, तो जो लोग हमारे रिश्ते को समझ नहीं सकते मैं उन्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। अपनी बात पूरी कर विवान माही से बोला, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुमसे ना तो कुछ कहना है और ना सुनना है। अगले दिन जब त्रसा हॉस्पिटल से घर पहुंची तो तब तक उसके पापा घर नहीं आए थे। त्रसा परेशान थी और अपने पापा के इंतजार में घर के बाहर ही टहल रही थी। त्रसा की मौसी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो त्रसा बाहर घूम रही थी। त्रसा को बाहर देख वो भी बाहर आ गई और त्रसा से बाहर घूमने की वजह पूछी तो त्रसा बोली, पापा अभी तक नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा। देर रात तक त्रसा के पापा घर आए तो सबने उनसे देर से आने की वजह पूछी तो त्रसा के पापा बोले, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मोबाइल भी बंद हो गया था। रिया बोली, पापा ये गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, आप नई गाड़ी ले लो। तो उसके पापा बोले, नहीं बेटा, अभी ये गाड़ी बहुत काम की है, नई की जरूरत नहीं है। तभी दादी बोली, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे त्रसा की शादी के लिए पैसे बचाने हैं, इसलिए नई गाड़ी नहीं ले सकता। तो त्रसा के पापा बोले, ऐसा नहीं है माँ, और वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी में अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब अपनी बेटियों के लिए करना है। त्रसा अपने पापा के पास गई और उनकी गोद में सर रखकर बैठ गई। त्रसा के पापा उससे बोले, तू परेशान क्यों होती है बिटिया, मुझे सच में गाड़ी की जरूरत नहीं है। त्रसा अपने पापा से बोली, पापा मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं नहीं चाहती आप मेरे लिए अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो। त्रसा के पापा उससे बोले, तू मेरे लिए बोझ नहीं है बेटा, तू तो मेरा गुरूर है,
और न ही मैं तेरे लिए अपनी कोई इच्छा खत्म कर रहा हूँ, पर तुझे एक अच्छे घर में ब्याहना है तो उसके लिए तैयारी भी तो अच्छी करनी होगी। तो तृषा बोली, पापा आप मेरे लिए ज्यादा बड़ा या पैसे वाला परिवार मत देखना। मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो मैं खुद कमा सकती हूँ। आप बस मेरे लिए अच्छा परिवार देखना जो मुझे समझ सके और मेरी और मेरे परिवार की इज्जत कर सके। तृषा की मौसी तृषा का सिर सहलाते हुए बोली, हमारी लाडो बहुत समझदार हो गई है भाई साहब। और तृषा बिल्कुल ठीक बोल रही है। तृषा के पापा उससे बोले, जैसा तू चाहती है बिटिया वैसा ही होगा। अगले दिन जब विवान हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में विवान के परिवार के सदस्य माही और उसके मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। सबको साथ देख विवान थोड़ा हैरान हो गया। विवान की मम्मी ने विवान को अपने पास बुलाते हुए कहा, आओ बेटा हम सबके पास आकर बैठो। विवान सबके पास आकर बैठ गया, पर उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी हर्ष विवान से शरारती लहजे में बोला, अरे भैया अब आप भी दूल्हा बनने की तैयारी कर लीजिए। हम सब यहाँ आपकी और माही दीदी की शादी की बातें कर रहे हैं। हर्ष की बात सुन विवान गुस्से से उठ खड़ा हुआ और हर्ष से बोला, ये क्या मजाक है हर्ष? तो विवान की मम्मी बोली, मजाक नहीं है बेटा, हर्ष बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो विवान अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कीजिएगा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और वहां से चला गया। विवान की बात सुन सब हैरान रह गए और सबके मुस्कुराते चेहरे मुरझा गए। विवान के चाचा जी ने माही के पापा से हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें पहले अपने बेटे से बात करनी चाहिए थी। माही और उसके मम्मी पापा भी अपने घर चले गए। विवान ने फोन कर सुरभि दीदी को सब कुछ बता दिया। सुरभि दीदी ने अपनी मम्मी को फोन किया और उनसे बोली, ये क्या मम्मी, आपने विवान से कुछ पूछे बिना उसकी शादी की बात क्यों की? विवान की मम्मी बोली, बेटा माही और विवान बचपन के अच्छे दोस्त हैं और माही तो विवान को बहुत पसंद भी करती है, और माही के मम्मी पापा खुद रिश्ता लेकर आए थे तो हमने भी बात आगे बढ़ा दी। तो सुरभि बोली, मम्मी माही विवान को पसंद करती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर विवान माही को पसंद नहीं करता, और आगे से कभी भी विवान की शादी की बात करनी हो तो पहले विवान से पूछ लेना। तो विवान की मम्मी बोली, अब मैं उसकी शादी की बात करूंगी ही नहीं, अब अपनी भाभी तुम खुद ही ढूंढना। तो सुरभि हंसते हुए बोली, ठीक है मेरी प्यारी माँ। अगले दिन जब तृषा हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा विवान अपने केबिन में बहुत परेशान बैठा हुआ था। तृषा विवान के पास गई और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। तो विवान ने मजबूती से तृषा की हथेलियां थाम ली और बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता तृषा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तृषा ने भी विवान की हथेलियों को मजबूती से थाम लिया और बोली, क्या हुआ है डॉक्टर विवान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो विवान ने कल की सारी बात तृषा को बताई। तृषा भी विवान की बातें सुन परेशान हो गई थी, पर उसने मुस्कुराते हुए विवान से कहा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां माही आ गई और आते ही विवान से बोली, तो ये वजह थी तुम्हारी मुझसे शादी ना करने की? तृषा की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो विवान? विवान माही से बोला, तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे बोलो, तृषा को कुछ मत कहो। तो माही बोली, ओहो तो मेरा इसे कुछ कहना भी अब तुम्हें बुरा लग रहा है? और फिर माही तृषा पर गुस्सा करते हुए बोली, जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो विवान माही से चीखता हुआ बोला, तुम अपनी हद में रहो माही, मैंने तुमसे कहा ना कि तृषा को कुछ मत बोलो। माही अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विवान परेशान होता हुआ तृषा से बोला, तुम माही से बचकर रहना, वो तुम्हें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, और अब तो उसने हमारे सामने बोल भी दिया है। तृषा विवान से बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बाद हर्ष के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। उसका पूरा परिवार उसके स्कूल में जाने वाला था। सुरभि भी घर आई हुई थी। फंक्शन से एक दिन पहले हर्ष सुरभि के साथ हॉस्पिटल गया और तृषा के पास जाकर बोला, दीदी आपको भी मेरे स्कूल के फंक्शन में आना है। तृषा ने मना किया तो सुरभि बोली, तृषा कोई नखरा नहीं चलेगा, तुम्हारे घर में बात कर लूंगी, बस तुम चलना। तो तृषा बोली, अब आप दोनों से कौन जीत सकता है? फंक्शन वाले दिन हर्ष का पूरा परिवार समय से स्कूल पहुंच गया, पर विवान, तरुण और तृषा सबसे आखिरी में आए। फंक्शन शुरू हो गया था। सबसे पहले सरस्वती वंदना हुई और फिर एक के बाद एक प्रोग्राम हुए। सभी बहुत आनंद के साथ प्रोग्राम देख रहे थे। हर्ष के डांस के बाद एक लड़की नृत्य प्रस्तुत करने आई। घुंघरू की आवाज सुनकर तृषा के चेहरे के भाव बदल गए। किसी तरह वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर विवान तृषा को देखकर समझ गया कि तृषा घबराई हुई है। तृषा को घबराता देख विवान तृषा का हाथ पकड़कर बैठ गया।
त्रिशा ने भी किसी तरह खुद को संभाला। फिर कुछ बच्चों ने एक नाटक किया जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक लड़की की बहुत छोटी ही उम्र में शादी हो जाती है और वो कुछ ही महीनों बाद विधवा हो जाती है। ये सब देख त्रिशा खुद को रोक नहीं पाई और उठकर बाहर आ गई। त्रिशा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। त्रिशा के पीछे पीछे विवान भी बाहर आ गया और त्रिशा को रोते देख उसने त्रिशा से पूछा, क्या हुआ त्रिशा, तुम इतना रो क्यों रही हो? त्रिशा कुछ नहीं बोली, बस विवान से लिपट गई और रोए जा रही थी। तभी वहां सुरभि और तरुण भी आ गए। त्रिशा को ऐसे रोता देख सुरभि ने विवान से इशारे में त्रिशा के रोने की वजह पूछी तो विवान ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। सुरभि ने विवान से कहा, चलो त्रिशा को लेकर घर चलते हैं। तो विवान बोला, अगर हम सब यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो हर्ष और बाकी सबको बुरा लगेगा। आप दोनों यहीं रुको, मैं त्रिशा को लेकर घर जाता हूँ और अगर कोई पूछे तो बोल देना हम हॉस्पिटल गए हैं, जाना जरूरी था इसलिए अचानक चले गए। विवान त्रिशा को लेकर घर आ गया। उसने त्रिशा को ड्राइंग रूम में बैठाया और पानी पिलाकर किसी तरह चुप कराया और फिर त्रिशा को लेकर सुरभि के रूम में आ गया और बोला, त्रिशा ऐसा क्या है जो तुमने अपनी यह हालत बना ली, क्या मुझे नहीं बताओगी? त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए त्रिशा बोली, ऐसा बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो विवान त्रिशा को संभालते हुए बोला, हाँ तो त्रिशा बताओ ना। त्रिशा बोली, मैं हरिद्वार के एक कस्बे बादराबाद में अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। मेरे पापा आर्मी में थे। तो विवान बोला, पर तुम्हारे पापा तो वकील हैं। तो त्रिशा बोली, जिनके साथ अब मैं हूँ इन्होंने तो मुझे नई जिंदगी दी है। तो विवान बोला, मतलब? तो त्रिशा बोली, बताती हूँ सुनो। जब मैं 5 साल की थी एक बीमारी के कारण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। पापा घर नहीं रहते थे। दादी को मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था तो दादी ने पापा से दूसरी शादी करने को कहा। पहले तो पापा नहीं मान रहे थे, पर जब दादी ने बहुत जोर दिया तो पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर मुझे फिर से माँ मिल गई, पर सिर्फ तब तक के लिए जब तक मेरी दादी मेरे साथ थी। पापा की शादी के 2 साल बाद मेरा एक छोटा भाई भी आ गया था। मैं उसके साथ खूब खेलती थी। मेरे पास मेरा पूरा परिवार था। लेकिन 2 साल बाद दादी भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दादी के जाने के बाद माँ ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया था। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती, मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देती थी। पापा जब घर आते तो माँ मुझे बहुत लाड प्यार से रखती थी। मैं पापा को कुछ बताना चाहती थी तो वो मुझे डरा धमकाकर चुप करा देती थी। फिर 3 साल बाद आतंकियों से घुसपैठ में पापा भी शहीद हो गए। एक ही तो सहारा था मेरे पास, वो भी चले गए मुझे छोड़कर। पापा के जाने के कुछ महीने बाद माँ ने मेरी शादी एक 25 साल के लड़के से कर दी। शादी क्या की, 13 साल की उम्र में मुझे पैसों के लालच में बेच दिया गया। बोलकर चीख कर रो पड़ी त्रिशा। विवान ने त्रिशा को संभालते हुए बोला, बस करो त्रिशा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तो त्रिशा बोली, नहीं डॉक्टर विवान, आज तो आपको पूरा सच सुनना होगा। त्रिशा फिर बोली, जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी उसके लिए भी मैं बस एक सुंदर लड़की ही थी। उसे भी मुझ पर तरस नहीं आया। मैं सबके लिए बस एक खिलौना बन गई थी, जिसका जैसे मन करता वो खेल लेता। 1 साल बाद एक सड़क हादसे में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मुझे विधवा का सफेद कफन पहना दिया गया। इतनी छोटी सी उम्र में मुझसे मेरे सारे रंग छीन लिए गए। मेरे पति के जाने के बाद मेरा जीना और दुश्वार हो गया था। मेरे पति के भाई भी मुझ पर बुरी नजर डालने लगे। किसी को मेरे ऊपर तरस नहीं आता था। फिर जब सबकी हदें बढ़ने लगी तो एक दिन मैं रात को घर से भाग आई। मैं रात के अंधेरे में बस बेसुध भागे जा रही थी। तभी मैं एक आंटी से टकरा गई। मैंने अपने हाथ जोड़ते हुए उनसे माफी मांगी। उन आंटी ने मुझे सिर से पांव तक देखा। मैं सफेद साड़ी में लिपटी बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, इतनी रात में कहाँ जा रही हूँ? मैं घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा कि डरो मत बेटा, मुझे बताओ कौन हो तुम, कहाँ जाना है तुम्हें? तो मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई। तो वो मुझसे बोली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, वहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे ये तुम्हारे जैसी बहुत लड़कियां हैं। मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया और मैं उनके साथ चली गई। मैं डरी सहमी उनके साथ चल दी। कुछ गलियों से गुजरते हुए मैं उनके घर पहुंच गई। पूरा घर लाइट से सजा हुआ था और वहां सच में बहुत सारी लड़कियां थीं, कुछ मेरी उम्र की, कुछ मुझसे बड़ी। उन्होंने एक लड़की को बुलाया और उससे मेरा परिचय करते हुए बोली, आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। वो लड़की मुझे अपने साथ ले गई। रात काफी हो चुकी थी
तो उन्होंने मुझे सोने का बोल दिया। अगले दिन घुंघरुओं की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैं जब उठकर रूम के बाहर आई, तो मैंने देखा बहुत सारे मर्दों के बीच एक लड़की डांस कर रही थी और कुछ लोग उस पर पैसे उड़ा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जो आंटी मुझे यहाँ लाई थी, वो मुझे लेकर अंदर रूम में आ गईं। उनके साथ एक लड़की भी थी। उन आंटी ने मुझे कुछ कपड़े और घुंघरू दिए और बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तुम्हें ही नाचना है। तो मैं बोली, मुझे नाचना नहीं आता, मैं नहीं नाचूंगी। तो वो आंटी उस लड़की से बोली, समझा दो इसे और जल्दी तैयार कर दो इसे। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। वो लड़की मुझसे बोली, यहाँ मुफ्त की रोटी किसी को नहीं मिलती, जो भी यहाँ रहता है उसे काम करना पड़ता है। तो मैं उनसे बोली, मुझे कुछ और काम दे दो, मैं नाचूंगी नहीं। तो वो लड़की हंसते हुए बोली, यहाँ यही काम होता है, ये कोठा है, यहाँ लड़कियां ऐसे ही नाचती हैं। मैं उनके सामने बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरे कपड़े बदलवा दिए और उन्होंने मुझे घुंघरू पहना दिए और ना चाहते हुए भी मुझे उन मर्दों के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया। जब मुझसे नहीं नाचा गया तो उन आंटी ने मुझे बहुत डांटा। किसी तरह मैं पूरा दिन वहां रही, पर रात में मैंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मैं जब वहां से निकल रही थी तो मुझे उस लड़की ने देख लिया जिसने मुझे दिन में तैयार किया था। उसने जब मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने अपने हाथ जोड़कर उससे बोला, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं कहीं भी चली जाऊंगी पर यहाँ नहीं रहूंगी। तो वो मुझसे बोली, यहाँ जो एक बार आ जाता है वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और बहुत विनती की, वो फिर भी नहीं मानी। तो मैंने अपनी आप बीती उसे बताई, तो उसे मुझ पर दया आ गई। मेरी जिंदगी में एक वही लड़की थी जिसे मुझ पर दया आई थी। उसने मेरी मदद की। वहां से निकलने में मैं वहां से भाग निकली और बस बेसुध भागे जा रही थी। मैं भागते हुए एक सुनसान सड़क पर आ गई। भागते भागते मैं एक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी से एक अंकल बाहर निकले। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। वो मेरे डर को भांप गए थे। उन्होंने दूर से ही मुझसे पूछा, तुम कौन हो बेटा और इतनी रात में कहाँ जा रही हो? मैं डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने पानी की बोतल मेरी ओर बढ़ा दी और बोले, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मुझे बताओ इतनी रात में कहाँ जा रही हो? मैं डरती हुई बोली, पता नहीं अंकल, मैं घर छोड़कर आई हूँ। मैं बस इतना ही बोल पाई थी कि फिर मैं बेहोश हो गई। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पास एक बूढ़ी अम्मा और एक 5 साल की बच्ची थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई और अम्मा से बोली, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? तो वो अम्मा बोली, मेरा बेटा तुम्हें यहाँ लाया। इतना बोलकर उन्होंने सुभाष बोलकर किसी को आवाज़ देकर बुलाया। जब वो अंदर आए तो मैंने देखा ये वही अंकल थे जिनकी गाड़ी से मैं टकराई थी। वो मुझसे बोले, घबराओ मत बेटा, ये मेरा घर है और ये मेरी माँ और ये बेटी है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? तो मैंने उन बड़ी अम्मा की ओर देखा तो वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बोल बेटी। तो मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। अंकल ने मुझे खाना लाकर दिया। अगले दिन अंकल ने मुझे कुछ कपड़े दिए और बोले, लो बेटा, अपने कपड़े बदल लो। तो मैं उनसे बोली, अंकल मैं सफ़ेदी साड़ी पहनती हूँ। तो अंकल ने मुझसे पूछा, क्यों? तो मैंने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। तो अंकल बोले, आज से तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनोगी। तो मैंने हैरानी से उन्हें देखा। तो अंकल बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो मैंने बोला, तनु। तो वो बोले, तनु नहीं, आज से तुम्हारा नाम त्रिसा है। तो मैंने बोला, वो क्यों अंकल? तो अंकल अपनी बेटी रिया की ओर इशारा करते हुए बोले, वो मेरी छोटी बेटी है रिया और आज से तुम मेरी बड़ी बेटी हो त्रिसा। अंकल की बात सुन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो अंकल मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, अब तुम कभी नहीं रोगी बेटा। अम्मा ने अंकल से कहा, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा, हम किसी की बेटी को अपने घर में नहीं रखेंगे। तो अंकल बोले, माँ, इतनी सी उम्र में दुनिया के रंग रूप देख चुकी है ये लड़की, बस अब और नहीं। मैंने बोल दिया है, ये मेरी बेटी है तो है बस। अंकल मुझसे बोले, आज से तुम माँ को दादी और मुझे पापा कहोगी। दादी को मेरा उनके घर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैं घर के काम में उनका हाथ बटाने लगी और रिया भी मेरे साथ खुश रहती तो दादी ने भी मुझे अपना लिया। लेकिन यहाँ भी मुझे माँ नहीं मिली। रिया की माँ भी उसे जन्म देते ही चल बसी। फिर 2 दिन बाद सुमन मौसी हमारे घर अपनी बेटी कनक के साथ आई थी और उन्होंने दादी से मेरे बारे में पूछा तो दादी ने उन्हें सब बता दिया। तो उन्होंने भी प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया और मुझे और रिया को अपने साथ अपने घर ले गईं खेलने के लिए। मेरी दोस्ती उनकी बेटी कनक से हो गई थी। वो मेरी ही उम्र की थी।
मैं कनक के घर उसके साथ खेल ही रही थी कि तभी वहां तुषार भैया आ गए। उन्होंने मुझे देख मौसी से मेरे बारे में पूछा, तो मौसी ने उन्हें मेरे बारे में सब बता दिया। मैं भैया को देखकर थोड़ा घबरा गई थी। तो भैया ने मुझसे कहा, डरो मत, मुझे अपना भाई ही समझो। जैसे मेरे लिए मेरी बहन कनक और रिया है, वैसे ही अब तुम भी हो। फिर मौसी मुझे कनक और भैया के बचपन की फोटो दिखाने लगी। तब मेरी नज़र एक फोटो पर रुक गई और मैं उसे छूकर देख रही थी। तभी मौसी बोली, ये मैं और मेरी सहेली है। मेरी आंखें छलकते देख मौसी बोली, तुम रो क्यों रही हो? तो मैं मौसी से बोली, ये मेरी माँ है। तो मौसी ने मुझे हैरानी से देखा और बोली, तुम पूनम की लड़की हो? तो मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। तो मौसी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पहचान नहीं पाई। जब तुम 2 साल की थी तब देखा था तुझे। तब से मैं मौसी को मौसी बोलने लगी। जहाँ भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, वहीं मुझे मेरा पूरा परिवार दे दिया। त्रसा की बातें सुन बिबान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बिबान ने त्रसा को गले से लगा लिया और बोला, बस त्रसा, बहुत रो चुकी तुम, अब और नहीं। किसी तरह त्रसा को चुप कराकर बिबान उसे सुरभि के ही रूम में सुलाकर चला गया। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी घर आ गए और अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन बिबान के घर सब सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। त्रसा और बिबान जब नाश्ते के लिए आए तो हर्ष उन दोनों से शिकायती लहजे में बोला, आप दोनों के लिए तो बस काम ही जरूरी है, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे? आप दोनों रात स्कूल में। तो बिबान बोला, समझा कर हर्ष, हॉस्पिटल में कितने पेशेंट होते हैं, कभी भी किसी को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। सुरभि ने जब त्रसा और बिबान के उदास चेहरे देखे तो वो समझ गई कि जरूर कोई परेशानी की बात है। बिबान को देखकर ही लग रहा था कि वो सारी रात सो नहीं पाया और त्रसा की आंखें सूजी हुई थीं। तो सुरभि समझ गई कि त्रसा रात काफी रोई है। सुरभि ने घर पर बात करना ठीक नहीं समझा। बिबान और उसके चाचा जी, त्रसा तीनों साथ ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दोपहर को सुरभि सबके लिए खाना लेकर हॉस्पिटल गई। चाचा जी का खाना सुरभि ने उनके केबिन में पहुंचा दिया और खुद बिबान के केबिन में आ गई। तरुण और त्रसा को भी सुरभि ने वहीं बुला लिया। चारों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद सुरभि ने बिबान और त्रसा से पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को, इतने परेशान क्यों हो? बिबान और त्रसा ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं। तो सुरभि बोली, मुझसे तो झूठ बोलो ही मत, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों को। तुम दोनों के चेहरे देखकर ही लग रहा है कि कोई बात तो है, पर अगर तुम दोनों मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तो त्रसा बोली, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम आपको ना बता सकें। तो सुरभि बोली, तो फिर बताओ। त्रसा ने बिबान की ओर देखा तो वो फिर बिबान ने कल रात की सारी कहानी सुरभि और तरुण को सुना दी। बिबान की बातें सुनकर सुरभि और तरुण की आंखें भी छलक गईं। सुरभि ने त्रसा को गले से लगा लिया और बोली, ये तो मैं जानती थी त्रसा कि तुम बहुत बहादुर और समझदार हो, पर इतना कुछ सहा है तुमने जिंदगी में, ये नहीं जानती थी। सुरभि त्रसा से बोली, जिंदगी ने बहुत रुला लिया तुम्हें त्रसा, पर अब बस, मेरा भाई है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें कभी नहीं रोने देगा। सुरभि बिबान की ओर देखते हुए बोली, अब तुम भी त्रसा से जल्दी शादी कर लो। तो तरुण बोला, दीदी इसकी शुरुआत आप करो, आप आज ही घर में सबसे बिबान और त्रसा की शादी की बात कर लो। त्रसा बोली, पर हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो सुरभि बोली, क्यों नहीं हो सकती? त्रसा बोली, दीदी घर में जब सबको सच पता चलेगा तो कोई नहीं मानेगा। सुरभि बोली, ऐसा नहीं है त्रसा, हम सबको समझाएंगे तो वो मान जाएंगे। तरुण बोला, पर शायद दादी को मानना मुश्किल हो, वो बहुत पुराने ख्यालातों की है। तो विवान बोला, अगर ऐसा है तो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, या फिर सिर्फ उन्हें ही सच बताएंगे जो सच को समझ सकें। और वैसे भी वो सब त्रसा का बीता हुआ कल है जो बीत चुका, और बुरी यादों को जितना याद किया जाए वो उतना ही दर्द देती हैं। तो अच्छा यही है कि उन्हें भूलने की कोशिश की जाए। विवान त्रसा की ओर बढ़ता हुआ बोला, त्रसा मैं तुमसे ये तो नहीं कहता कि तुम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए भूलना बहुत मुश्किल है, पर इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपने आज में जियो। सच अब तुम्हारा आज है, तुम्हारी अपनी पहचान, तुम्हारा अपना परिवार, हम सब। मैं तुमसे वादा करता हूँ त्रसा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना सब कुछ सहने के बाद जब तुमने पहले हार नहीं मानी, सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया, अपनी पहचान बनाई, तो अब भी अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। त्रसा बेवान के गले लग गई और बोली, आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। शाम को सुरभि और बिबान दोनों ही साथ घर पहुंचे। रात का खाना खाने के बाद सुरभि ने
सबसे बात करने की कोशिश की। सुरभि ने सबसे पूछा, आप सबको त्रसा कैसी लगती है? तो सुरभि की मम्मी और चाची बोली, त्रसा तो बहुत अच्छी लड़की है। तो सुरभि बोली, अगर हम त्रसा को इस घर की बहू बना लें तो विवान की शादी त्रसा से करा दे तो कैसा रहेगा? सुरभि की बात सुन हर्ष चहकते हुए बोला, अरे वाह दीदी, बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे तो त्रसा दीदी बहुत पसंद है। सुरभि की दादी बोली, बात तो सही है, त्रसा अच्छी और समझदार लड़की है। तभी पीछे से आवाज आई, सही कहा आप सबने, बहुत अच्छी लड़की है त्रसा, पर जितनी अच्छी वो लड़की है उतना ही बुरा उसका अतीत भी। ये आवाज माही की थी। बिबान की चाची माही से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तो माही बोली, जिसे आप सब अपने घर की बहू बनाना चाहते हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वो एक विधवा है। और तो और वो वकील अंकल की अपनी बेटी नहीं है। उन्होंने तो उसे सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी और अपना नाम दिया। माही की बातें सुन बिबान के घर में सब हैरान थे। बिबान और सुरभि को माही की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो बात को बड़ा चढ़ाकर बता रही थी। बिबान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली, लेकिन सुरभि ने उसे धैर्य रखने का इशारा किया। माही आगे बोली, इतना ही नहीं, त्रसा तो कोठे जैसी बदनाम गलियों से भी गुजरी है। माही की बात सुन सुरभि के सब्र का बांध टूट गया और उसने माही के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और माही को चेतावनी देते हुए बोली, खबरदार, जो त्रसा के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। ये हमारे घर की बात है, हम खुद सुलझा लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। माही गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। माही के जाने के बाद बिबान के चाचा जी बोले, ये लड़की क्या बोल रही थी, क्या वो सब सच है? तो सुरभि बोली, चाचा जी, मैं आप सबको सच बताती हूँ। सुरभि ने सबको त्रसा के बारे में सब कुछ बता दिया। सुरभि की बात सुन दादी बोली, मतलब माही सही कह रही थी? तो सुरभि बोली, नहीं दादी, त्रसा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें त्रसा की क्या गलती है? तो दादी बोली, वो सब मैं नहीं जानती, पर त्रसा है तो एक विधवा ही। अगर वो और लड़कियों की तरह रहेगी इसका मतलब ये नहीं कि उसका सच बदल जाएगा। मैं एक विधवा को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो सुरभि बोली, पर क्यों दादी, त्रिसा के साथ जो भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? 5 साल की उम्र में उससे उसकी माँ छिन गई, क्या ये उसकी गलती थी? 13 साल की उम्र में उसके पापा उसे छोड़कर चले गए। उसकी सौतेली माँ ने पैसों के लालच में इतनी कम उम्र में उसकी शादी कर दी, क्या ये त्रसा की गलती है? इतनी सी उम्र में उसे विधवा का रंग पहनना पड़ा, क्या ये उसकी गलती है? सबने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, क्या ये उसकी गलती? आप सब मुझे बताओ, त्रसा के साथ जो भी हुआ उसमें त्रसा की क्या गलती? अरे जो उम्र उसके खेलने कूदने की थी उस उम्र में उसकी किस्मत ने उसके साथ खेल खेले। बिबान की मम्मी और चाची की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ही कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। सुरभि और दादी में बहुत बहस चल रही थी। सुरभि दादी को समझाने की कोशिश करती रही पर दादी नहीं मानी। तो बिबान दादी से बोला, दादी, मैं भी तो आपका अपना पोता नहीं हूँ, मुझे भी तो पापा सड़क से ही उठाकर लाए थे। बिबान की बात सुन दादी गुस्से से बोली, खबरदार, जो ऐसा कुछ बोला, मेरे बेटे ने तुझे अपना नाम दिया है तो तू हमारे घर का बेटा है बस। तो विवान बोला, पर दादी, हूं तो मैं अनाथ ही ना, आप सबने मुझे अपना नाम दिया तभी तो मुझे परिवार मिला। जब आप सब मुझे इतना प्यार और अपना नाम दे सकते हैं तो त्रसा को क्यों नहीं? उसे भी तो उसके पापा ने अपना नाम दिया और अब तो त्रसा की अपनी पहचान भी है। तो दादी बोली, अगर त्रसा सिर्फ एक अनाथ लड़की होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो एक विधवा भी तो है। और बोली, मैंने एक बार बोल दिया कि मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोल दादी अपने रूम में चली गई। सब एक एक कर अपने रूम में चले गए। सबकी आंखों से नींद दूर थी। विवान को तो एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे डर था कि अगर ये सब त्रसा को पता चल गया तो कहीं त्रसा उसे छोड़कर दूर न चली जाए। विवान त्रसा के बिना नहीं रह सकता था। वो त्रसा को खोना नहीं चाहता था। विवान की सारी रात इसी उधेड़बुन में निकल गई थी कि अब क्या होगा, कैसे वो सबको मनाएगा। अगले दिन जब विवान सुबह नाश्ते के लिए नीचे आया तो उसकी आंखें सूजी हुई और आंखें लाल हो रही थीं। विवान का उदास चेहरा देखकर सब परेशान थे पर उससे कोई कुछ नहीं बोला। विवान नाश्ता कर हॉस्पिटल चला गया। विवान जब हॉस्पिटल पहुंचा तो तरुण ने उसे परेशान देखा। उससे पूछा क्या हुआ, तो विवान ने उसे रात की सारी बात बताई। तरुण ने जब त्रसा को देखा तो उसकी आंखें भी लाल थीं। तरुण ने जब त्रसा से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तो त्रसा बस इतना ही बोली, डॉक्टर तरुण,
आप डॉक्टर विवान को समझाएं कि वो मुझे भूलने की कोशिश करें। मैंने उन्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माने। मैं जानती हूँ डॉक्टर तरुण, हमारा समाज एक लड़की से उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन तो सकता है, पर एक विधवा की बेरंग जिंदगी में रंग कभी नहीं भरता। मेरी जिंदगी में तो वैसे भी कुछ नहीं है, पर डॉक्टर विवान, उन्हें क्यों मेरी वजह से सजा मिले? उन्हें मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तरुण ने त्रिशा को समझाने की कोशिश की तो त्रिशा बोली, अब बात को यहीं खत्म कर दें तो सही। इतना बोलकर त्रिशा अपने केबिन में चली गई। पूरे दिन ही त्रिशा और विवान का सामना नहीं हुआ। दोनों ही अपने काम में व्यस्त रहे। शाम को जब विवान घर पहुंचा तो उसने देखा सुरभि के पति प्रतीक आए हुए थे। सुरभि अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। विवान प्रतीक के साथ बैठा बातें कर रहा था। तभी सुरभि अपना सामान लेकर बाहर आ गई। सुरभि जाते हुए सबसे मिल रही थी। सुरभि जब हर्ष से मिली तो हर्ष सुरभि से बोला, दीदी आप सबको मना लो प्लीज, और बेबान और त्रिशा की शादी करा दो। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो सुरभि बोली, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। सुरभि चली गई। त्रिशा जब हॉस्पिटल से घर पहुंची तो त्रिशा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी घर के अंदर जाने की। वो अपनी मौसी के घर चली गई। त्रिशा को देखकर मौसी बोली, अरे लाडो, अचानक यहाँ कैसे? त्रिशा कुछ नहीं बोली, बस मौसी के गले लग गई और तेज तेज रोने लगी। त्रिशा की मौसी त्रिशा को इस तरह रोता हुआ देख घबरा गई और त्रिशा को चुप कराते हुए बोली, क्या हुआ लाडो, ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? त्रिशा कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। मौसी ने त्रिशा को किसी तरह चुप कराया और बिठाकर पानी पिलाया और फिर त्रिशा से बात करने की कोशिश की। रोते रोते त्रिशा ने मौसी को सब बता दिया कि मेरे बारे में विवान के घर में सबको पता चल गया है, पर बोलकर रुक गई। त्रिशा और सिसक सिसक कर रोने लगी। मौसी त्रिशा का सिर सहला रही थी और त्रिशा मौसी की गोद में सर रखकर बैठी थी। मौसी त्रिशा से बोली, लाडो तू विवान को बहुत चाहती है ना? त्रिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। तो मौसी बोली, तो लाडो चिंता क्यों करती है? अपने प्यार पर भरोसा रख, देखना तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। मैं बात करूंगी विवान के परिवार वालों से, मैं मनाऊंगी उन्हें। त्रिशा बोली, आप किसी से बात मत करो मौसी, शायद मेरी ही किस्मत में खुशी ही नहीं थी। मैं ही भूल गई थी कि मुझे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी जिंदगी से मेरे रंग और खुशी पहले ही छिन चुके हैं, अब तो बस अंधेरा ही है। मौसी त्रिशा का सिर सहलाते हुए उसे समझाती जा रही थी। समय यूं ही बीतता गया। त्रिशा और विवान रोज हॉस्पिटल जाते, पर दोनों की मुलाकात कभी नहीं होती। त्रिशा पूरी कोशिश करती कि वो विवान के सामने ना आए और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती। उन दोनों को एक दूसरे से बात किए हुए और एक दूसरे को देखे हुए 6 महीने हो गए थे। दोनों बिल्कुल चुप रहने लगे, किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते थे। दोनों जैसे मुस्कुराना भूल गए हों। तरुण से उन दोनों की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो हर रोज कोशिश करता कि किसी तरह दोनों बात करें, पर ऐसा हो नहीं पाता। तरुण ने सुरभि को भी बताया, पर सुरभि भी कुछ नहीं कर पाई। विवान को अचानक एक कैंप में देहरादून जाना पड़ा। 2 महीने के लिए विवान त्रिशा से बिना मिले ही चला गया। ये 2 महीने विवान और त्रिशा दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल थे। वैसे तो दोनों 6 महीने से एक दूसरे से नहीं मिले थे, पर एक दूसरे की खबर रहती थी दोनों को। पर अब ये मुमकिन नहीं था। विवान दादी को किसी तरह मनाने का रास्ता ढूंढ रहा था और त्रिशा अलग ही कश्मकश में थी कि जब 2 महीने विवान से दूर रहना इतना मुश्किल है तो सारी जिंदगी कैसे रहेगी। ये 2 महीने विवान और त्रिशा दोनों के लिए 2 जन्मों के जैसे थे। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त तो रहते, पर जब भी दोनों को थोड़ा समय मिलता दोनों को एक दूसरे की यादें घेर लेती। विवान को तो जब भी समय मिलता तो वो अपने उन हसीन लम्हों में खो जाता जो उसने अपने मोबाइल में कैद कर रखे थे। विवान त्रिशा की फोटो को अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखता और उसे छूकर त्रिशा को महसूस करता, पर त्रिशा के पास ऐसी कोई यादें नहीं थी। वो जब भी हॉस्पिटल में विवान के केबिन की ओर देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। 2 महीने बाद जब विवान देहरादून से वापस आया तो वो घर नहीं गया, सीधे हॉस्पिटल ही पहुंचा। विवान सबसे पहले अपने चाचा जी से मिला और फिर अपने केबिन की ओर चल दिया। विवान जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। विवान का पूरा केबिन सजा हुआ था। विवान अपने केबिन को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसका केबिन दिल के आकार के लाल रंग के गुब्बारों और तरह तरह के फूलों से सजा हुआ था। विवान अपना केबिन देख ही रहा था कि तभी वहां सुरभि और तरुण आ गए। वो दोनों भी विवान का केबिन देखकर हैरान थे। सुरभि हैरानी से वरुण से बोली, अरे वाह तरुण,
तुमने विवान का केबिन बहुत अच्छा सजाया है। तो तरुण बोला, नहीं दीदी, मैंने नहीं किया ये सब। तो विवान बोला, अगर आप दोनों ने नहीं किया तो किसने किया ये सब? तभी विवान की नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ एक फूलों का बुके रखा था और साथ में केक और एक कार्ड भी था। विवान ने कार्ड उठाया और उसे खोला। कार्ड में एक चिट्ठी थी। विवान ने कार्ड टेबल पर रख दिया और चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे डॉक्टर साहब, जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। फूलों की खुशबू की तरह आपकी ज़िंदगी भी महकती रहे। आपके आज के दिन को खास बनाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तरीका पसंद आएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके घाव को नहीं खरीदना चाहती, इसलिए आपके सामने नहीं आ सकती। मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ करना। माफ़ी चाहती हूँ, आपके लिए कोई तोहफा नहीं ला सकी। वैसे तो तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, पर आपके लिए कुछ खास मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि आपसे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा आपकी तारीफ में क्या कहूँ, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। और अब हमारे बीच कुछ कहने को रहा भी तो नहीं। आपकी चिट्ठी पढ़ते हुए बिबान की आंखों से आंसू बह रहे थे। चिट्ठी पढ़ने के बाद बिबान ने चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और सुरभि से बोला, ये केबिन उसने सजाया है जो इस समय यहाँ नहीं। सुरभि बोली, तेरा मतलब क्या है बिबान? तो बिबान बोला, अपनी लाडली को बुलाओ। सुरभि मुस्कुराते हुए बोली, मतलब त्रसा? तो विवान ने हाँ में गर्दन हिला दी। सुरभि त्रसा को बुलाने चली गई। जब त्रसा ने आने से मना किया तो सुरभि त्रसा का हाथ पकड़कर विवान के केबिन में ले आई। आज महीनों के बाद विवान और त्रसा एक दूसरे के सामने थे। दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे। विवान त्रसा से बोला, मेरे घाव को नहीं कुरेदना चाहती ना तुम? तो क्यों किया इतना कुछ मेरे लिए? मुझे जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहती हो ना तुम? तो क्यों दूर कर रही हो मुझे खुद से? मेरी तो जिंदगी की खुशी तुम हो त्रसा। त्रसा की आंखों से आंसू बह रहे थे और विवान बोलता जा रहा था। विवान त्रसा से बोला, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है त्रसा। मेरी जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही। अब बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे नहीं मिल सकती? जिंदगी में पहली बार अपने लिए कोई ख्वाहिश या इच्छा जागी है मन में, और वो भी अधूरी रह गई। बोलते बोलते विवान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। त्रसा ने विवान को गले से लगा लिया और बोली, कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी आपकी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और रहूंगी। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हम दोनों मिलकर दादी जी को मना लेंगे। सुरभि बोली, अब तुम दोनों रोना बंद करो, बस बहुत रो चुके। सुरभि विवान से बोली, त्रसा इतने प्यार से केक लाई है और तू है कि उसे रुलाया जा रहा है। चल केक कट कर। विवान ने केक कट किया। विवान, त्रसा, तरुण और सुरभि चारों ने मिलकर विवान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। शाम को विवान, सुरभि, तरुण और चाचा जी जब घर पहुंचे तो घर पर भी विवान की मम्मी ने विवान के बर्थडे की तैयारी कर रखी थी और प्रतीक जीजा जी भी आए हुए थे। सबने मिलकर विवान का बर्थडे मनाया। सब जब रात का खाना खा रहे थे तो दादी जी बोली, कल माही के घर जाकर माही और उसके मम्मी पापा से माफी मांग लेते हैं और विवान और माही के रिश्ते की बात कर लेते हैं। दादी जी की बात सुन सबने उन्हें हैरानी से देखा। तो दादी बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो सब? जो बोल रही हूँ सोच समझकर बोल रही हूँ। दादी की बात सुन विवान उठकर अपने रूम में चला गया। अब प्रतीक जीजा जी से रहा नहीं गया और वो दादी से बोले, माफ कीजिएगा दादी जी, शायद मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर विवान को इतना परेशान भी नहीं देख सकता। आप मुझे एक बात बताइए दादी जी, जब तक आपको त्रसा के अतीत के बारे में नहीं पता था तब तक त्रसा आपको बहुत अच्छी लगती थी, और जब उसके अतीत के बारे में पता चला तो आप उससे नफरत करने लगीं। ऐसा क्यों? ये तो त्रसा की ईमानदारी है कि उसने विवान को सब सच बता दिया। वो अपने रिश्ते को सच्चाई से निभाना चाहती थी। अगर त्रसा चाहती तो सच छुपा भी सकती थी। आप सबको कुछ पता भी नहीं चलता। और जिसे आप त्रसा का अतीत समझ रही हैं वो त्रसा का अतीत नहीं, वो तो उसकी जिंदगी का हादसा है, जिसकी वजह से त्रसा ने जब भी दुख सहा, जब वो हादसा हुआ, और आज भी सह रही है, क्योंकि उस हादसे की वजह से उसकी खुशियां उससे मुंह मोड़ रही हैं। आप खुद सोचिए दादी जी, क्या गलती थी उस सब में त्रसा की? और विवान, वो जब अभी से त्रसा के बिना मुस्कुराना भूल गया तो आप खुद ही सोचिए वो त्रसा के बिना सारी जिंदगी कैसे रहेगा। प्रतीक की बातें सुन दादी कुछ नहीं बोली और डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगी। तभी विवान के चाचा जी बोले, मैं प्रतीक की बातों से सहमत हूँ माँ। माँ आप खुद ही सोचो ना, विवान आज तक हम सबके लिए जीता रहा। एक ही तो इच्छा है उसकी, क्या हम वो भी पूरी नहीं कर सकते? और सही कहा प्रतीक ने, त्रसा के साथ जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
अरे बच्ची थी त्रसा उस समय, जब उसे वो रिश्ते निभाने के लिए कहा गया। तब तो उसे उन रिश्तों का मतलब भी पता नहीं होगा। मैं तो विवान के साथ हूँ और आपसे भी उम्मीद करता हूँ एक बार उन दोनों के बारे में जरूर सोचो। चाचा जी की बात सुन दादी जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो विवान की दादी विवान की मम्मी से बोली, सगुन का सामान तैयार कर लो, आज ही जाएंगे विवान का रिश्ता तय करने। सबने दादी को हैरानी से देखा तो दादी बोली, अब ऐसे क्यों घूर रहे हो सब मुझे? मैं अपने पोते की दुश्मन नहीं हूँ। हम रिश्ता लेकर तिरसा के घर ही जाएंगे। दादी की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। नाश्ता करने के बाद दादी, विवान की मम्मी, विवान की चाची, सुरभि दीदी और विवान के चाचा जी त्रसा के घर पहुंच गए। त्रसा और त्रसा का परिवार सबको वहां देख थोड़ा हैरान थे। त्रसा के पापा ने सबका अच्छे से स्वागत किया। सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। त्रसा की मौसी और कनक भी आ गई थी। विवान के चाचा जी बातों को आगे बढ़ाते हुए त्रसा के पापा से बोले, सुभाष जी, आज हम आपसे आपकी बहुत कीमती चीज मांगने आए हैं। त्रसा के पापा बोले, आप बेझिझक बोलिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना कर सकूं। चाचा जी बोले, हम आपकी बेटी त्रसा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमारा बेटा विवान भी त्रसा को पसंद करता है। चाचा जी की बातें सुन त्रसा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। त्रसा के पापा अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, अगर आप सबको ये रिश्ता मंजूर है तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है? बेबान और त्रसा का रिश्ता पक्का हो गया। बेबान की दादी ने त्रसा को चुनरी उड़ाई और सगुन के सामान के साथ उसे अपना आशीर्वाद दिया। सबके जाने के बाद त्रसा की मौसी त्रसा के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मैंने कहा था ना लाडो, तुझे तेरी खुशियां जरूर मिलेंगी। त्रसा शर्माकर मौसी से लिपट गई। कनक मुंह बनाते हुए त्रसा से बोली, वाह मैडम जी, प्यार कर लिया, रिश्ता भी हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं। त्रसा ने कुछ बोलने की कोशिश की तो कनक बोली, बस बस रहने दे, अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। वैसे तो बड़ी दोस्ती की दुहाई देती है, अब कहाँ गई तेरी दोस्ती? और फिर कनक अपनी मम्मी से बोली, और आप भी मम्मा, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो कनक की मम्मी बोली, अब तो तुझे सब पता चल गया, अब तो गुस्सा छोड़। तो कनक बोली, नहीं ऐसे नहीं। तो त्रसा कनक पर प्यार जताते हुए बोली, और कैसे मानेगी मेरी जान, बता कैसे मनाऊं तुझे मैं? तो कनक बोली, मुझे मनाने के लिए तुझे पार्टी देनी होगी, वो भी जीजा जी के साथ। हम भी तो देखें हमारी मैडम का दिल किस पे आया है और कनक की दोस्त का रिश्ता हुआ है, ऐसे रूखा फीका तो नहीं हो सकता। तो त्रसा बोली, ठीक है मेरी माँ, तू जहाँ और जैसे बोलेगी हम पार्टी के लिए चलेंगे। तो कनक बोली, ठीक, फिर शाम को तैयार रहना। इधर बिबान और तरुण सुरभि को वहां देख आश्चर्य से बोले, दीदी आप यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सुरभि उदास लहजे में बोली, कुछ नहीं, और कुर्सी पर बैठ गई। बिबान परेशान होकर बेचैनी से बार बार सुरभि से पूछ रहा था, बताओ ना दीदी क्या हुआ? सुरभि उदास लहजे में बोली, क्या होना था बिबान? वही जो हम सब सोच रहे थे। और फिर हंसते हुए बोली, जो हम सब चाहते थे बिबान, तेरा और त्रसा का रिश्ता हो गया। दादी ने त्रसा को अपना लिया, उसे अपना आशीर्वाद भी दिया। विवान का चेहरा खुशी से खिल गया और उसने सुरभि को गले से लगा लिया और बोला, सच में दीदी, आप सच बोल रही हो ना, ये कोई मजाक तो नहीं? सुरभि बोली, कोई मजाक नहीं कर रही मैं, अब त्रसा हमेशा के लिए तेरी है। विवान की तो खुशी का आज ठिकाना ही नहीं था। शाम को कनक और रिया त्रसा के साथ रेस्टोरेंट में गए। वो तीनों बैठे हुए विवान का ही इंतजार कर रहे थे। तभी वहां विवान, तरुण और सुरभि आ गए। विवान को देखकर कनक त्रसा को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, तेरी पसंद को तो मानना पड़ेगा, जीजू तो मस्त है यार। त्रसा कनक से बोली, तू अपना मुंह बंद करने का क्या लेगी मेरी माँ? त्रसा ने कनक को विवान, तरुण से मिलवाया। रिया से वो सब पहले ही मिल चुके थे। सबने साथ में मिलकर डिनर किया। 1 महीने के बाद बिबान और त्रसा की सगाई तय कर दी गई। बिबान और त्रसा का परिवार सब साथ में ही सगाई की शॉपिंग करने गए थे। पहले सब बिबान और त्रसा के लिए शॉपिंग कर रहे थे। जब भी त्रसा से उसकी पसंद के लिए पूछते तो वो बोल देती, आप सबको जो ठीक लगे बोली लीजिए। फिर सब अपने अपने लिए शॉपिंग करने लगे। सब अपनी शॉपिंग में व्यस्त थे। तभी बिबान की नज़र त्रसा पर गई। वो किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। बिबान ने जब ध्यान से देखा तो पता चला वो मंगलसूत्र को देख रही थी, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहां विवान आया और वो मंगलसूत्र ले लिया। त्रसा ने जब हैरानी से विवान को देखा तो विवान ने मुस्कुराते हुए त्रसा की आंखों में देखते हुए कहा, इन आंखों को कुछ तो पसंद आया, वरना हमें तो लगा था ये आंखें हमारे अलावा किसी को देखती ही नहीं। त्रसा ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली।
तभी पीछे से कनक बोली, अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो घर चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। कनक की बात सुन बिबान और त्रसा झेप गए और कनक के साथ चल दिए। अब बिबान और त्रसा की सगाई का दिन भी आ गया। कनक त्रसा को तैयार कर रही थी, तभी वहां कनक की मम्मी आ गईं। कनक अपनी मम्मी से बोली, देखो ना मम्मा, आज आपकी लाडली की सगाई है और ये सुबह से मुंह फुलाए बैठी है। त्रसा की मौसी ने त्रसा से पूछा, क्या हुआ लाडो, क्यों उदास है? त्रसा शिकायती लहजे में बोली, देखो ना मौसी, तुषार भाई के पास इतना भी समय नहीं है कि वो मेरी सगाई में आ जाते। मौसी कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, तेरे लिए तो मेरे पास समय ही समय है मेरी बहना। त्रसा ने जब गेट की ओर देखा तो तुषार था। तुषार को देखकर त्रसा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुषार अंदर आया और त्रसा से बोला, यहाँ तो मुझसे शिकायत करती रहे, वहां विवान तेरे इंतजार में आधा हुआ जा रहा है, चल सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। त्रसा मुस्कुराते हुए सबके पास आई। बहुत अच्छे से विवान और त्रसा की सगाई की रस्में पूरी की। सगाई के अगले दिन विवान त्रसा को नंदा देवी मंदिर ले गया। दर्शन करने के बाद दोनों वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। विवान बिल्कुल चुप था। विवान को चुप देख त्रसा बोली, जो बोलना है बोल दीजिए, कब तक ऐसे चुप बैठे रहेंगे? विवान ने हैरानी से त्रसा की ओर देखा और बोला, तुम्हें कैसे पता मुझे कुछ कहना है? तो त्रसा बोली, आपको इतना तो जानती ही हूँ। तो विवान बोला, कहना तो चाहता हूँ पर डर लगता है कि कहीं तुम ना। बोलते बोलते रुक गया विवान। तो त्रसा बोली, डरिए मत, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो विवान बोला, त्रसा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, डर लगता है कि कहीं हम अलग हो गए तो। त्रसा बोली, अब कैसा डर, अब तो हमारी सगाई भी हो गई है और हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपनाया है, हम तो अलग हो ही नहीं सकते। तो विवान त्रसा को मंगलसूत्र दिखाते हुए बोला, तो क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ? जानता हूँ ये गलत है क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुम्हें ये मंगलसूत्र पहना दिया तो हम और रिश्ते में बंध जाएंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो त्रसा बोली, शायद समाज की नज़रों में ये गलत हो, पर हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि हमारी जिंदगी में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं आ सकता, तो आप मुझे ये मंगलसूत्र पहना सकते हैं। विवान ने त्रसा को मंगलसूत्र पहना दिया और फिर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बाद जब त्रसा हॉस्पिटल से घर आई तो घर में आते ही रिया से बोली, कौन सी दुनिया में रहती है रिया तू, तुझे कुछ होश भी है अपना? तो त्रसा की दादी बोली, क्या हुआ, क्यों आते ही इस पर बरस पड़ी? तो त्रसा बोली, दादी आप इसी से पूछो। रिया कुछ सोचते हुए बोली, ओहो दीदी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अब आप ही बताओ। त्रसा रिया के सिर पर थपकी मारते हुए अपने पापा से बोली, देख लो पापा, आज आपकी लाडली बिटिया का 12th का रिजल्ट आया है और इसे कोई खबर ही नहीं। रिया अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा रिजल्ट आएगा। रिया उत्सुकता से त्रसा से बोली, दीदी आपको तो पता होगा ना मेरे रिजल्ट के बारे में, तो बताओ ना कैसे नंबर आए हैं मेरे। त्रसा ने रिया को मिठाई खिलाते हुए बोली, अच्छे नंबर से पास हुई है तू। त्रसा ने सबको मिठाई खिलाई। त्रसा के पापा बोले, पर तुझे कैसे पता बेटा इसके रिजल्ट का? तो त्रसा बोली, पापा इसकी दोस्त का फोन आया था मेरे पास, उसने बताया। तभी वहां कनक और उसकी मम्मी आ गईं। कनक रिया से बोली, तो अब आगे क्या करना है मैडम? रिया अपने पापा की ओर देखते हुए बोली, मुझे मेरे पापा की तरह वकील बनना है, तो मैं LLB करूंगी। रिया के पापा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुझे जो बनना है तू वही बन। 2 महीने के बाद एक दिन अचानक त्रसा की मौसी मिठाई लेकर त्रसा के घर आई और उन्हें जब घर में त्रसा नजर नहीं आई तो उन्होंने त्रसा के पापा से त्रसा के बारे में पूछा। तो त्रसा के पापा बोले, त्रसा तो अभी हॉस्पिटल से नहीं आई, पर उसने तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे अपनी पसंद की मिठाई बनाने को कहा और घर आने को कहा। त्रसा के घर में सब परेशान बैठे त्रसा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां कनक और उसके पापा आ गए। सबको परेशान देख कनक बोली, क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? तो रिया ने कनक को सब बताया। तो कनक गुस्से से अपनी मम्मी से बोली, अरे मम्मी, आपकी लाडो ऐसी ही है, कहती कुछ है और करती कुछ। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी की आवाज सुन सब बाहर आ गए। गाड़ी को देखकर सब हैरान थे। गाड़ी बिल्कुल नई थी। तभी त्रसा गाड़ी से बाहर निकली और अपने पापा को गाड़ी की चाबी देते हुए बोली, आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा पापा? त्रसा के पापा हैरानी से उससे बोले, ये सब क्या है बेटा? तो त्रसा बोली, आपकी नई गाड़ी पापा। त्रसा की बात सुन उसके पापा की आंखें नम हो गईं और वो त्रसा से बोले, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? तो त्रसा बोली, पापा आपकी बेटी इतनी सक्षम तो है कि वो आपकी छोटी सी जरूरत को पूरा कर सके।
त्रिसा के पापा कुछ बोलने ही वाले थे तो त्रिसा उन्हें रोकते हुए बोली, मुझे जब भी कोई चीज पसंद आई आप मुझे वो चीज ला कर देते थे, तो आज मुझे आपके लिए ये गाड़ी पसंद आई तो मैं आपके लिए ले आई। त्रिसा के पापा ने उसे गले से लगा लिया। तभी कनक के पापा त्रिसा के पापा से बोले, सच में सुभाष भाई साहब, हमारी त्रिसा बिटिया जैसा कोई नहीं हो सकता। त्रिसा की मौसी ने गाड़ी का टीका किया। तभी वहां तुषार आ गया और बोला, मम्मी इस गाड़ी के साथ साथ आज आप अपनी बेटी का भी टीका कर ही दो। तुषार की बात सुन त्रिसा हंसते हुए बोली, क्या हुआ भाई, भाभी लेकर आए हो क्या, जो मौसी से टीका करने को कह रहे हो? तो तुषार खुशी से चहकता हुआ बोला, अरे भाभी भी आ जाएगी मेरी प्यारी बहना, पर आज उससे भी बड़ी खुशी का दिन है। तो कनक बोली, अब बताओ भी भैया। तो तुषार बोला, आज तेरा भाई आईपीएस बन गया, मैंने सारे पेपर पास कर लिए और इंटरव्यू भी। तुषार की बात सुनकर सब खुश थे। अगले दिन त्रिसा को हॉस्पिटल में ज्यादा काम था, इसलिए वो देर तक रुकने वाली थी। तरुण और चाचा जी घर जा चुके थे। विवान आज हॉस्पिटल नहीं आया था। त्रिसा जब हॉस्पिटल से घर के लिए निकलने लगी तो उसके पास एक फोन आया। फोन सुनते ही त्रिसा के होश उड़ गए और वो सिटी हॉस्पिटल की ओर भागी। वो फोन तरुण का था। तरुण ने त्रिसा को बताया कि विवान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत गंभीर है। जब त्रिसा हॉस्पिटल पहुंची तो उसे पता चला विवान आईसीयू में है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी है और ऑपरेशन चल रहा है। आईसीयू के बाहर तरुण बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। त्रिसा वहीं आईसीयू के गेट के बाहर जमीन पर बैठ गई। वो अपने होश में नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां विवान के परिवार वाले आ गए। सुरभि ने त्रिसा को ऐसे जमीन पर बैठे देखा तो उसने त्रिसा को वहां से उठाया। त्रिसा सुरभि के गले लगकर रोने लगी। सुरभि को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर सुरभि ने त्रिसा को समझाया कि विवान को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए तो विवान के चाचा जी ने पूछा, कैसा है हमारा बेटा? तो डॉक्टर उदास लहजे में बोले, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनते ही विवान के परिवार में गम का माहौल छा गया। विवान की मम्मी और चाची की आंखों में बस आंसू बह रहे थे। उन्हें अपना कोई होश नहीं था। त्रिसा तो अपने होश खो बैठी थी। वो भागकर आईसीयू के अंदर चली गई। सुरभि ने उसे बहुत रोका पर वो नहीं रुकी। त्रिसा अपने कपकपाते हाथों से विवान के चेहरे को छूकर देख रही थी और फिर विवान से लिपटकर रोते हुए बोली, अगर जाना ही है तो मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं आपके बिना जीना तो क्या, सांस भी नहीं लेना चाहती। त्रिसा हिला हिला कर विवान को उठा रही थी, कभी उसके दिल को दबाती, कभी उसे ऑक्सीजन देती। पास में खड़ी नर्स त्रिसा को रोकने की कोशिश कर रही थी पर त्रिसा ने किसी की नहीं सुनी। वो विवान को उठाती रही पर जब विवान नहीं उठा तो त्रिसा ने अपने गले से मंगलसूत्र और हाथ से सगाई की अंगूठी निकालकर विवान के पास रख दी और चीख कर रोते हुए बोली, जाना है ना आपको तो जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। आज मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, कुछ नहीं बचा, तो आप अपनी यादें भी अपने साथ ले जाइए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आजाद हुई मैं। अब बहुत अच्छा साथ निभाया आपने। जिंदगी ने क्या कम खेल खेले थे मेरे साथ, अब आप भी मजाक कर लीजिए। कभी नहीं साथ छोड़ने वाले थे ना आप मेरा, और अब हमेशा के लिए अकेला कर दिया। तभी विवान की हाथ की एक उंगली हिली। त्रिसा की नजर जब उंगली पर पड़ी तो उसे लगा उसका वहम है, पर जब उसने विवान की सांस चेक की तो हल्की सांस चल रही थी। त्रिसा भागते हुए बाहर आई और वरुण का हाथ पकड़कर हड़बड़ाते हुए बोली, उनकी सांस चल रही है, वो जिंदा हैं। तरुण ने त्रिसा को हैरानी से देखा तो त्रिसा तरुण का हाथ पकड़कर आईसीयू में ले आई और तरुण से विवान को चेक करने को बोली। तरुण ने जब विवान को चेक किया तो सच में विवान की सांसें चल रही थीं। तरुण ने विवान की ऑक्सीजन लगा दी और नर्स से डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर के आने के बाद विवान का इलाज फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर जब बाहर आए तो बोले, ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी नहीं देखा। अब वो खतरे से बाहर है, अभी उन्हें आराम करने दीजिए, अभी वो नींद में है, जब उठ जाएंगे तब आप सब उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद विवान की मम्मी ने त्रिसा का माथा चूम लिया और बोली, तुमने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया, पता नहीं मैं तेरा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी। तो त्रिसा बोली, नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, उस समय मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। 2 घंटे बाद विवान को होश आ गया। सब विवान से मिलकर बहुत खुश थे पर त्रिसा अभी भी बहुत डरी हुई थी। सब त्रिसा को विवान के पास आईसीयू में छोड़कर बाहर आ गए। सबके बाहर जाने के बाद विवान त्रिसा का हाथ पकड़कर बोला, अब क्यों परेशान हो, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझे भगवान से भी छीन कर ला सकती हो। त्रिसा की आंखों से आंसू बहने लगे।
त्रिसा बेबान से बोली, आप मेरी पूरी दुनिया हो, आपके बिना मैं सांस भी नहीं लेना चाहती। बेबान त्रिसा के आंसू पोंछता हुआ बोला, कुछ नहीं होगा मुझे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम परेशान मत हो। बेबान त्रिसा से बात करता करता सो गया और त्रिसा भी वहीं बेबान के बेड पर सिर रखकर बेबान से बातें करके कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुरभि ने जब दोनों को सोता देखा उसे याद आया कि त्रिसा के घर में सब त्रिसा को लेके परेशान होंगे कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। सुरभि ने त्रिसा के घर फोन कर सब बता दिया। त्रिसा के पापा ने जब हॉस्पिटल जाने को कहा तो सुरभि ने मना कर दिया। आप सब परेशान ना हो, बेबान ठीक है, आप उसे सुबह मिल लेना, अभी वो सो रहा है। एक नर्स ने बेबान के परिवार वालों से बोला कि हॉस्पिटल में बस 2 ही लोग रुक सकते हैं, बाकी आप सब जाइए। तो सुरभि सबसे बोली, आप सब घर जाओ, मैं और प्रतीक रुक जाएंगे। सब घर चले गए और सुरभि और प्रतीक रुक गए। अगले दिन सुबह जब बेबान की आंख खुली तो उसने त्रिसा को वहीं सोता पाया और वो सोती हुई त्रिसा को देख रहा था। तभी त्रिसा की भी आंखें खुल गईं। त्रिसा ने जब देखा कि बेबान उसे देखने में मग्न है तो वो झेंप गई और बोली, माफ कीजिएगा, मेरी नींद कब पड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी अंदर सुरभि और प्रतीक आ गए। सुरभि आते ही बोली, तो हो गई नींद पूरी। तो बेबान और त्रिसा मुस्कुरा दिए। बेबान को चोट ज्यादा लगी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल से छुट्टी 10 दिन बाद मिली थी। बेबान अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। एक दिन बेबान के चाचा जी त्रिसा के घर गए और त्रिसा के पापा से शादी की तारीख तय करने को कहा। तो त्रिसा के पापा बोले, आपको जो सही लगे वही तारीख रख लेते हैं। दोनों परिवार की सहमति से 2 महीने बाद बेबान और त्रिसा की शादी तय कर दी गई। आज शाम को तुषार अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। तुषार जाते हुए जब त्रिसा से मिलने आया तो त्रिसा मायूस होते हुए बोली, भैया आप मेरी शादी में नहीं आओगे क्या? तो तुषार बोला, तू तो मेरी सबसे प्यारी बहन है, तुझसे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं, ये नौकरी भी नहीं, पर तू तो जानती है ना, मैं आईपीएस क्यों बनना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि अब कभी भी कोई भी किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाए। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग भी पूरी करनी होगी। मैं शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ दिन बाद बेबान और त्रिसा की शादी की तैयारी शुरू हो गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। पहले हल्दी, फिर मेहंदी और संगीत, सभी रस्में बहुत धूमधाम से पूरी की। बेबान और त्रिसा की शादी से सब बहुत खुश थे, लेकिन माही बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था त्रिसा पर। सबने संगीत में खूब डांस किया और बेबान और त्रिसा ने भी खूब डांस किया। संगीत के अगले दिन दोनों की शादी थी। शादी वाले दिन तुषार भी आ गया था। त्रिसा तुषार को देखकर बहुत खुश थी। सभी बारातियों का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। त्रिसा जब मंडप में आई तो सब उसे देखते ही रह गए। बेबान तो जैसे त्रिसा में खोया था। तरुण ने जब बेबान की आंखों के सामने चुटकी बजाई तो बेबान को याद आया कि वो सबके साथ है। आज त्रिसा बहुत सुंदर लग रही थी। शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से पूरी हुई। अब बेबान और त्रिसा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। बेबान के घर पर त्रिसा का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। शाम को बेबान के घर पूजा थी। बेबान और त्रिसा को पूजा में बैठना था। जब बेबान और त्रिसा पूजा के लिए नीचे आ रहे थे तो उनके साथ दादी भी थी। सीढ़ियों से उतरते हुए दादी का पैर फिसल गया, पर बेबान और त्रिसा ने दादी को संभाल लिया, उन्हें गिरने नहीं दिया। सभी दादी के पास आ गए। माही दादी का हालचाल पूछते हुए बोली, अरे दादी जी, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तो दादी बोली, मैं ठीक हूँ, तुम सब मेरे लिए परेशान मत हो। फिर माही त्रिसा की ओर देखते हुए बोली, अरे दादी जी, ये क्या, बहू के घर आते ही आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो तो अच्छा हुआ जो आपको कुछ नहीं हुआ। माही त्रिसा पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, पर कामयाब नहीं हो सकी। माही की बात सुन त्रिसा ने माही के गाल पर थप्पड़ लगा दिया और बोली, माही, तुमने क्या हमें महात्मा गांधी जी समझ रखा है कि तुम हमारे साथ नए नए पैतरे आजमाती रहोगी और हम कुछ नहीं कहेंगे? ये बात गांधी जी बोलते थे कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन मैं गांधी जी नहीं हूँ, मैं त्रिसा हूँ। और त्रिसा का मानना है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसके दोनों गालों पर मार दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही भाषा समझते हैं। फिर त्रिसा माही को चेतावनी देते हुए बोली, अब तक तुम जो कर रही थी मेरे साथ कर रही थी, इसलिए मैं चुप थी, पर अब बात मेरे परिवार की है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए अब कभी तुम मेरे और मेरे परिवार के आसपास भी नजर मत आना। माही चुप खड़ी त्रिसा की बातें सुन रही थी। तभी तरुण माही से बोला, ऊंचा सुनती हो क्या, जाओ अब यहाँ से। माही चली गई।
तिरसा दादी से बोली, माफ कर दीजिए दादी जी, आप मेरी वजह से फिसल गई थी। तो दादी जी बोली, तेरी वजह से कैसे? तो तिरसा बोली, माही ने सीढ़ियों पर तेल मुझे गिरने के लिए डाला था, पर आपका पैर फिसल गया। तो दादी बोली, तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुरभि तिरसा से बोली, तुम्हें कैसे पता कि माही ने सीढ़ियों पर तेल डाला था? तो तिरसा बोली, मैंने अपने रूम की खिड़की से उसे सीढ़ियों पर तेल डालते देख लिया था। दादी बोली, चलो अब पूजा करो। सब पूजा की तैयारी करने लगे। विवान मुस्कुराता हुआ धीरे से तिरसा से बोला, वह क्या बात है मेरी रानी लक्ष्मीबाई, तुमने तो कमाल कर दिया। जो इतने दिन से मैं नहीं कर पाया वो तुमने कुछ मिनटों में ही कर दिया। सबने अच्छे से पूजा की। अगले दिन विवान तिरसा को लेकर शिमला चला गया और दोनों अपने विवाहित जीवन में बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।